हाँ जी। तो कल हमने मॉडर्न इंडिया शुरुआत से शुरू की, तो हमने सबसे पहले कंपनियों के आने का ऑर्डर पढ़ा कि यूरोपियन कंपनीज भारत में किस किस प्रकार आई थी। सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, पोर्तुगीज के बाद में डच आए, डच के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद स्वीडिश आए। एक एक का पोस्टमार्टम कर रहे थे हम। हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले 1487 में बार्टोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के नीचे की टिप है, उसकी खोज करता है। यहाँ से उसे भारत आने का रास्ता पता चलता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, अपने केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां कालीकट के राजा, जिसे कि जमोरिन कहा जाता था, उसका वेलकम करता है। हालांकि अरबों ने विरोध किया था पुर्तगालियों का, शुरू में वास्को डी गामा का विरोध किया था, पर वास्को डी गामा यहां पर व्यापार करने में सफल रहा और उसे 60 गुना फायदा हुआ था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जो इंडिया आया था। 1503 के अंदर उन्होंने कोचीन के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। मैंने कल बताया था कि फैक्ट्री में उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि गोडाउन होता था, गोदाम हुआ करता था। 1505 में वो पहला गवर्नर यहां पर बनाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में उनका दूसरा गवर्नर आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर कहा जाता है। पोर्तुगीज एम्पायर को पुर्तगाली भाषा में बोलते थे एस्तादो डी इंडिया। उसने 1510 में बीजापुर वालों से गोवा छीन लिया था। उसे ऐसा करने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने उकसाया था। निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लेता है, जो 1961 तक उनका मुख्य केंद्र रहता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने भारत के अंदर नीले पानी की नीति अपनाई, जिसके तहत हिंद महासागर या अरेबिक सी का दुआबली, इन पे अपने ट्रेड मोनोपोली कर ली थी। किसी भी एक्टिविटी के लिए पोर्तुगीज से परमिशन लेनी पड़ती थी। उनका परमिशन लेटर कार्ड्स कहलाता था। इवन मुगल अम्पर अकबर को भी अरब सागर देखने के लिए कार्ड्स लेना पड़ा था। कार्ड्स लेने के बाद वो समुद्र में भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए अपने जहाजों के साथ भेजते थे, काफिले में भेजते थे। इसे अर्मडा सिस्टम कहते हैं। भारत में बड़े जहाज बनाने पुर्तगालियों ने शुरू किए थे। तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। 1556 में वो गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। आर्किटेक्चर की एक नई स्टाइल लेके आए थे, इसे गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसके अंदर ऊंची थोड़ी नुकीली मेहराबें बनती थी, पॉइंटेड आर्च बनती थी, एलिवेटेड रूफ्स होती थी और डीप डेकोरेशन किया जाता था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा नाम के गवर्नर के साथ में सेंट जेवियर भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि पोर्तुगीज डिडंट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्योंकि एक तो पुर्तगालियों ने, अरबों ने विरोध कर दिया पुर्तगालियों का, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा स्थायित्व नहीं ले पाए। फिर पुर्तगालियों को ब्राजील मिल गया था और ब्राजील में उनको गोल्ड माइंस मिल गई थी। जब सोना मिलता हो तो काली मिर्च को कौन पूछे। फिर हमने पढ़ा था उनके बारे में और कि उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी बहुत इंटॉलरेंस थी, इस वजह से भी भारतीय नाराज थे। फिर अल्बुकर्क ने आग में घी डालने का काम किया जब उसने कहा कि पुर्तगालियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी कर ले। भारतीय इन बातों से भी बहुत नाराज थे। हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने, रिवीजन करें एक बार उसका। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, फिर आए इंग्लिश, फिर आए डेनिश, फिर आए आपके फ्रेंच और उसके बाद आए स्वीडिश। 1487 में बार्टोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है। जमोरिन जो कालीकट का राजा होता था उसका वेलकम करता है। अरब उसका विरोध करते हैं। वास्को डी गामा व्यापार करता है यहाँ से और 60 टाइम्स फायदा होता है उसको। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल उनका सेकंड ट्रेवलर था। उनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1503 कोचीन, फर्स्ट गवर्नर 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सेकंड गवर्नर 1509 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और उसे द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर कहते हैं। पोर्तुगीज एम्पायर को एस्तादो दा इंडिया बोलते हैं। 1510 में उन लोगों ने गोवा बीजापुर के राजा से छीन लिया था और निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपना मेन सेंटर बना लेता है। लेकिन पुर्तगाली भारत में स्टेब्लिश नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो अरबों ने उनका विरोध कर दिया था, उनको ब्राजील में गोल्ड माइंस मिल गई थी, उनकी रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी की वजह से इंडियंस खिलाफ हो गए थे। अल्बुकर्क ने जब पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोवोक किया तो इस वजह से भी भारतीयों से नाराज हो गए थे। फिर भी उन्होंने जो समुद्र पर अधिकार करके अपनी जो नीति अपनाई थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। समुद्र में किसी भी एक्टिविटी के लिए बेसिकली हिंद महासागर, अरब सागर वाले इलाके में उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेटर कार्ड्स कहलाता था। और अपने जहाजों के साथ में भारतीय जहाजों को भेजते थे। इसको अर्मडा सिस्टम कहा करते थे। बड़े जहाज बनाने शुरू किए थे। तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती भारत में उन्होंने शुरू की थी। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी उन लोगों ने और एक नई आर्किटेक्चर की स्टाइल लेकर आए थे, गोथिक, जिसके अंदर पॉइंटेड आर्च होती है, एलिवेटेड रूफ्स होती है, डीप डेकोरेशन होता है। 1542 में
आपके अल्फांसो डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत में आया था। फिर हम कल डच पढ़ रहे थे, 1596 में कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच एक्सप्लोरर था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1605 में उनकी पहली फैक्ट्री बनी थी, जो कि थी आपकी मसूलीपट्टनम, और उनकी सबसे मुख्य फैक्ट्री थी चिंसूरा। और भी थी उनकी भारत में अलग अलग जगह पे, बंगाल में, इस पूर्वी तट पर कई फैक्ट्रियां थी, पर मुख्य केंद्र उनका चिंसूरा था। फिर 1759 के अंदर अंग्रेजों के साथ वेदरा के युद्ध में वो हार जाते हैं। चिंसूरा के पास में वेदरा नाम की जगह थी, उन्हें अपने बोरिया बिस्तर उठा के इंडोनेशिया जाना पड़ा, और फिर वहां पर मसालों का बिजनेस शुरू कर लिया था उन लोगों ने। हमने अंग्रेज शुरू कर दिए थे कल, और हमने पढ़ा जॉन मिडेनहोल 1599 में आने वाला पहला अंग्रेज था। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। इसके 217 शेयर होल्डर थे। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, या उसका शॉर्ट नेम था मर्चेंट एडवेंचर्स। एडवेंचर वाला जो एडवेंचर होता है वो शायद कल स्पेलिंग मिस्टेक रही होगी, तो आप एडवेंचर वाला कर लेना वो। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने उनको कहा कि आपको 15 साल का ट्रेड दिया जाता है, वहां पे मोनोपोली दी जाती है। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड भी करती थी और धीरे धीरे अपना शासन भी करने लग गई थी। तब उसके फिर 20-20 साल उसका बढ़ाया करते थे टर्नओवर जो था। उनका जो किंग जेम्स था, वो अपने जहांगीर के दरबार में 2 एम्बेसडर भेजता है, सर टॉमस, पहले आप कैप्टन हॉकिंस और फिर सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा जानता था, 400 का मनसबदार भी बनाया गया, पर ट्रेड रिबेट लेने में असफल रहा, जबकि टॉमस रो को ट्रेड रिबेट मिल गई थी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि 1608 में सूरत में हेनरी मिडल्टन उनकी फैक्ट्री लगाता है, लेकिन कामकाज वहां पर शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि सूरत के व्यापारियों ने विरोध कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें पुर्तगाली उकसा रहे थे। फिर वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं, जो कि उनकी ईस्टर्न कस्ट पे पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद आपके 1632 के अंदर जो गोलकुंडा का सुल्तान था, उनको 500 पगोड़ा में गोल्डन फरमान जारी कर देता है। 1633 में वो उड़ीसा के हरिहर के अंदर फैक्ट्री लगा लेते हैं। 1639 में वो गांव खरीदते हैं चेन्नई, नाम बदल कर करते हैं मद्रास, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था, उसकी स्थापना। 1651 में शाह सुजा बंगाल का गवर्नर ग्रेवियन वंटन को बंगाल में ट्रेड की छूट देता है, और वहां पर हुगली में ब्रिज में एक फैक्ट्री लगा लेता है। उसके बाद 1661 में चार्ल्स की शादी कैथरीन बेंग्रेजा जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी उससे हुई, और बॉम्बे दहेज में मिला। 1668 में बॉम्बे 10 पाउंड एनुअल जो रेंट था उस पर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, और गेराल्डांगियार ने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई। 1698 में वो 3 गांव खरीदते हैं, कलिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, और यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। जॉब चारनाक वो फाउंडर था, और चार्ल्स आयर जो था उसका पहला गवर्नर बनाया गया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिलने के लिए जॉन सरमन गया, साथ में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा शहूर्द जो कि एक आर्मेनियाई ट्रांसलेटर था, उसको साथ में लेके गया। और फर्रुख शेर ने उनको कहा कि 3000 में बंगाल का ट्रेड, 10,000 में सूरत पोर्ट का ट्रेड, बॉम्बे मिंट के सिक्के चलेंगे, और कलकत्ता के आसपास में तुम जितनी चाहो जमीन खरीद सकते हो। हिस्टोरियन ओम्स कहते हैं कि ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। आगे शुरू करते हैं। पढ़े हमने कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, 3 पढ़ लिए। अब आए डेनिस। डेनमार्क के लोगों को डेनिस बोलते। हाँ जी, तो हम यूरोपियन कंपनियां पढ़ रहे थे कि भारत में कैसे कैसे आई और कैसे एस्टेब्लिश हुई। हमने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए। हम पुर्तगालियों की बात कर रहे थे कि बार्टोलोम्यू डियाज ने 1487 में कैप ऑफ गुड होप की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पोर्ट पे आया आपने, और कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका वेलकम किया, अरबों ने उसका विरोध किया, उसे अपने यहाँ के बिजनेस में 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। 1503 में कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई उन जीरो ने। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उनका फर्स्ट गवर्नर था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क उनका सेकंड गवर्नर था, जिसे हम द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया कहते हैं। पोर्तुगीज एम्पायर जो इंडिया में उनका था उसको हम एस्तादो डी इंडिया कहते हैं। उसने आपके 1510 में गोवा जीत लिया था। नीनो डी कुना 1530 में इसे राजधानी बना देता है। पोर्तुगीज भारत में ढंग से स्टेब्लिश नहीं हो पाए, स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ब्राजील में सोने की खाने मिल गई थी, अरबों ने उनका विरोध किया था, उनकी धार्मिक असहिष्णुता की वजह से हम विरोध कर रहे थे। अल्बुकर्क ने जब कहा कि पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से शादी कर ले, तो इस वजह से भी भारतीय उनसे नाराज थे। पर फिर भी उनके समुद्र पे जो अधिकार की नीति थी उसको हम नीले पानी की नीति कहते हैं। समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए परमिशन लेटर को कार्ड्स कहते थे। वो समुद्र में जहाजों को अपने जहाजों के साथ भेजते, सुरक्षा देते, इसको आर्माडा कहते। वो मक्का, तंबाकू, आलू, मिर्च की खेती लेके आए, बड़े जहाज लेके आए। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई, न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर गोथिक स्टाइल लेके आए, जिसमें आपके पॉइंटेड आर्च होती थी, एलिवेटेड रूफ्स होती थी और डीप डेकोरेशन होता था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा के साथ में सेंट जेवियर यहाँ पर आया था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर डच कॉर्नेलियन डे हस्तमान 1596 में उनका फर्स्ट एक्सप्लोरर था।
1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उनकी। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री थी। उनकी सबसे मुख्य फैक्ट्री चिंसूरा थी जो 1653 में बंगाल में लगाई गई थी। और 1759 में बैटल ऑफ वेदरा, बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ हुगली में अंग्रेजों से हारकर इंडोनेशिया चले गए और मसालों का व्यापार करने लगे। हराने वाला अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। फिर अंग्रेज पढ़े तो हमने पढ़ा 1559 जॉन मिडनहोल सबसे पहले भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, या जिसे हम मर्चेंट एडवेंचर या जिसे हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, बनाई गई, जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने 15 सालों का ट्रेड मोनोपोली दी। 217 शेयर होल्डर थे। मोनोपोली को 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे। किंग जेम्स ने जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, जिनमें सर टॉमस रो को व्यापारिक रियायतें मिल गई थी। 1608 में सूरत में हेनरी मिडलटन फैक्ट्री लगाता है। पुर्तगालियों के कहने पर सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं। 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा गोल्डन फरमान जारी कर देता है, 500 पकौड़ा के बदले में बिजनेस कर सकते हो। 1633 में उड़ीसा के हरिहर के अंदर वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 1639 के अंदर चेन्नई खरीद के मद्रास में फैक्ट्री लगाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे। 1651 के अंदर शाह सुजा, जो कि आपके औरंगजेब का भाई हुआ करता था, शाहजहां का बेटा था, बंगाल का गवर्नर था, उसे ग्रेविन वांटन छूट लेता है। ब्रिजमैन 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगाता है। 1661 में चार्ल्स कैथरीन बेंगरेजा से शादी करता है, बॉम्बे दहेज के अंदर मिलता है उनको। 1668 में बॉम्बे 10 पाउंड किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1698 में कलिकता सुल्तानाती गोविंदपुर खरीदे। कैलकाटा में फोर्ट विलियम बनाया, जो चारनाक ने पहला गवर्नर वहां का चार्ल्स आयर था। 1717 में चार्ल्स जॉन सरमन फर्रुखशियर से मिला। विलियम हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर और ख्वाजा सेहुर्द नाम का आर्मेनियाई दुभाषिया उनके साथ था। फर्रुखशियर की बीमारी ठीक है तो फर्रुखशियर ने कहा 3000 में बंगाल, 10,000 में सूरत, बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलेंगे, कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद लो। और ओम्स कहता है कि ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा था, या कंपनी का मैग्ना कार्टा था। डेनिस 1616 में कंपनी बनाई। श्री रामपुर उनकी मुख्य फैक्ट्री थी। 1853 में अंग्रेजों को बेच बाच के वापस चले गए। फ्रेंच 1664 में किंग लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था कॉलबर्ट, गवर्नमेंट कंपनी बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1668 में सूरत में फैक्ट्री, 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, 1673 में पौंडीचेरी में फोर्ट लुई बनाया गया। फ्रेंको मार्टिन ने सूरत वाली फैक्ट्री, फ्रेंको केरो ने 1674 में चंद्रनगर वाली बस्ती खरीदी, जहां पे 1690 और 92 के अंदर उन लोगों ने वहां पे फैक्ट्री लगा ली थी। स्वीडिश 1731 में आए थे, पर चाइना के साथ में बिजनेस करते थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए। कर्नाटक रियासत में हुए। कर्नाटक वर्तमान तमिलनाडु में है, जिसकी राजधानी अर्काड थी। पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का सक्सेशन स्ट्रगल था। बार्नेट अंग्रेजों का कप्तान था, फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ता है। डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर था। मॉरिशस से ला बुर्दने को बुलाता है, दोनों मिलकर मद्रास को घेर लेते हैं। एक्सला-सापेल की संधि द्वारा युद्ध खत्म होता है। लेकिन इसी बीच डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन के बीच में सेंट टोमे का युद्ध हुआ। अनूरुद्दीन का सेनापति महफूज खान था, 10,000 फौजियों के साथ आया। इधर आपके पैराडाइज फ्रांसीसियों का सेनापति था, 930 के साथ आया, इनको हरा देता है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, कर्नाटक और हैदराबाद रियासतों के चल रहे आपसी संघर्ष के कारण अंग्रेज फ्रांसीसी आमने सामने आ जाते हैं। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहिब लड़ रहे थे। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे। अनवरुद्दीन और नासिर जंग अंग्रेजों की तरफ थे, चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की तरफ थे। अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, थोड़े दिन बाद नासिर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग को बादशाह नवाब बना दिया गया हैदराबाद का। उसने कृष्णा नदी का दक्षिण भाग इनको डुप्ले को दे दिया और बुशी के नेतृत्व में एक टुकड़ी वहां पर छोड़ दी गई। रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों का सेनापति था, अपने 210 सैनिकों के साथ अर्काड जीत लेता है। स्थितियां पलटी, एंटी क्लाइमेक्स आया और डुप्ले को हटा के गोडेहू को भेजा। गोडेहू पांडिचेरी की संधि कर लेता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये आपके कनाडा पर अधिकार करने के लिए इंग्लैंड फ्रांस लड़ रहे थे, इस वजह से यहाँ पर हो गया। बैटल ऑफ वाडिवास 1760, अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट, फ्रांसीसियों की तरफ से लालीबुसी। फ्रांसीसियों को ढंग से हराया गया। पौंडीचेरी पर भी कब्जा किया गया। पेरिस की संधि के बाद में पौंडीचेरी तो वापस दे दिया, पर चंद्रनगर अंग्रेजों ने रख लिया था। हालांकि पौंडीचेरी एक बार पहले डचों ने भी जीत लिया था, पर 1693 में रिजविक समझौते में डचों ने भी इनको वापस दे दिया था। और फोर्ट सेंट डेविड नाम के पौंडीचेरी के पास में बस्ती थी, जो कि अंग्रेजों की बस्ती थी। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उत्तरकालीन मुगल बादशाह, लेटर मुगल एम्परर, जो हमने बहादुर शाह प्रथम से शुरू किए थे, जो जाजऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को मारकर राजा बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह और अजीत सिंह के साथ में समझौते करता है और उसी के बारे में कहा जाता है कि वो अंतिम मुगल बादशाह, जिसके बारे में 2-4 ढंग की बातें कही जा सकती है। उसके बाद वाले तो बहुत ज्यादा ही बेलखने हो गए थे, पर वह भी 63 साल की उम्र में, अधिकतम उम्र में राजा बना था। साम्राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए शाह ए बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की सहायता से प्रधानमंत्री बना, इसलिए उसे अपना बादशाह बना, इसलिए उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। निकम्मा बंदा था। लाल कुंवर नामक नर्तकी उसके कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी। उसे उसने पूरे अधिकार दे रखे थे। लंपट मूर्ख कहा जाता है।
काफी खान अपनी पुस्तक मुंतखब उल लुआब में लिखता है कि जो नया रूलिंग पीरियड था वो डांसर्स और सिंगर्स के लिए ज्यादा अच्छा था। फर्रुखसियार सैयद बंधुओं की मदद से बनता है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी नियुक्त करता है। फर्रुखसियार ने आपके मराठों और अंग्रेजों के साथ में समझौते किए थे। उसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। उसने सिख नेता बंदा बहादुर की बहुत ब्रूटली हत्या करवाई थी। कालांतर में सैयद बंधुओं के द्वारा ही उसे मार दिया गया। रफीउद्दर्जात नया मुगल बादशाह बना, जो सबसे कम शासनकाल का मुगल बादशाह है। फरवरी 1719 टू लेके जून 1719 तक टीबी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बड़े भाई रफीउद्दौला को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल बादशाह बना दिया गया, जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा, लेकिन 35 की वजह से 6 महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं द्वारा एक बार फिर एक नए मुगल बादशाह बनाया गया, मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधु भारतीय इतिहास के किंग मेकर है, जिन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए थे, लेकिन अब मोहम्मद शाह रंगीला उनको तुर्रानी अमीरों की सहायता से मरवा देता है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में सदारंग और अदारंग नामक 2 संगीतकार थे, और वली दक्कनी जो उर्दू शायरी का जनक है वो भी उसी के दरबार में रहता था। 1739 में करनाल के युद्ध में ईरान का बादशाह नादिर शाह मुगल सेना को बुरी तरीके से हराता है और भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर चला जाता है। इसी के शासनकाल में 1748 में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अफगान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और इसी समय मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंग उससे अलग होने लग गए थे। चिनकलीज खान निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ हैदराबाद की स्थापना कर देता है। सआदत खान बुरहानुल मुल्क की उपाधि के साथ अवध नामक नई रियासत बना लेता है। सआदत उल्ला खान ने कर्नाटक की स्थापना कर ली। वीर दाऊद और मोहम्मद खान रुहेले अफगान थे और रुहेल खंड की स्थापना कर लेते हैं। बदन सिंह इधर भरतपुर की स्थापना कर देते हैं। मुर्शिद कुली खान ठेठ पूर्व में बंगाल का नया राज्य स्थापित कर देता है। उसके बाद अहमद शाह बना, जिसे अहमद शाह को इमादुल मुल्क ने बाद में अंधा कर दिया था। शुरुआत के कुछ दिनों में अवध का नवाब सफदरजंग उसका वजीर रहा था, लेकिन बाद में वो उधम भाई नामक नर्तकी और जावेद खान नामक हिंजड़े के चक्कर में फंस गया था। इमादुल मुल्क ने बाद में आलमगीर सेकंड को मार दिया था। शाह आलम सेकंड 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लेता है, परंतु अंग्रेजों द्वारा हारने के बाद 65 से 72 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों की पेंशन लेकर बैठा रहता है। इसे 72 में महादजी सिंधिया दिल्ली छोड़कर आते हैं। उसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। उसी के शासनकाल में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए थे। बहादुर शाह सेकंड जफर नाम से कविताएं लिखता था, जो अपनी बेगम जिन्नत महल के कहने पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है, और कालांतर में हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अंतिम मुगल बादशाह था। मुगलों के ढहते हुए साम्राज्य का किसी ने स्थान लेने की कोशिश की थी तो दक्षिण भारतीय एक शक्ति थी, जिन्हें हम मराठों के नाम से जानते हैं। आज हम उन मराठों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में हम मराठों का इतिहास 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मराठों के राजा को बोलते थे छत्रपति। महाराज शिवाजी जो थे वो प्रथम छत्रपति थे उनके। शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल के दिनों में मुगलों से टक्कर लेना शुरू करते हैं। बाद में उनके बेटे संभाजी ने इस संघर्ष को आगे रखा। संभाजी को जब पकड़कर मार दिया गया और उनके बेटे साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो शिवाजी के एक और बेटे राजाराम जो थे वो शासन संभालते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई शासन संभालती। ये हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं, जो छत्रपतियों का शासनकाल है। हम जो मॉडर्न के अंदर मराठा पढ़ते हैं वो वास्तव में छत्रपति हुए थे साहू, और साहू के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री जो होते थे, जिन्हें हम पेशवा के नाम से जानते हैं, उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम मराठों के अधीन उन पेशवाओं को पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई थी और कालांतर में अंग्रेजों द्वारा उनको पद दलित कर दिया गया था। तो आज हम हाँ जी, तो कल हमने मराठे शुरू कर लिए थे और मराठों में हम पढ़ रहे थे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी बनते हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद उनका भाई राजाराम, राजाराम के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को लेकर शासन करती है। लेकिन इतने में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम और आजम के बीच जब लड़ाई होती है, तो आजम संभाजी के बेटे को साहू को रिहा कर देता है। तो साहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है, और खेड़ा के युद्ध के बाद में साहू जीत जाता है, सतारा में छत्रपति बनता है, और ताराबाई शिवाजी सेकंड के बेटे संभाजी सेकंड को लेकर या शंभूजी को लेकर कोल्हापुर चली जाती है। साहू में इतने लक्षण थे नहीं, तो उसके शासनकाल में पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि हुई।
पहले बड़े पेशवा जिनका हम नाम सुनते हैं वो थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। खेड़ा के युद्ध में साहू का साथ दिया था। कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे, कर संबंधी मामलों में अपने स्पेशलाइजेशन रखते थे। साहू 1708 में पहले उनको सेना करते बनाता है, जिसका काम होता था सेना को यूनाइट रखना, और 1713 में उन्हें पेशवा बना देता है। 1719 में पेशवा की तरफ से फर्रुखशेर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के साथ संधि करते हैं, जिसके तहत मराठों का पूरा स्वराज जो शिवाजी ने बनाया था वो दे दिया गया। नए जीते गए क्षेत्र जैसे हैदराबाद, बरार, खानदेश, गोंडवाना भी मराठों को दे दिए गए। मराठों को पूरे साउथ से चौथ और सरदेश मुखी लेने का अधिकार दिया गया। साहू के सभी रिश्तेदार रिहा कर दिए गए। मराठे मुगलों को चौथ और सरदेश मुखी लेने के बदले में हर साल 10 लाख रुपए देंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो 15,000 सैनिकों की सहायता दी जाएगी। पर मराठे कोल्हापुर में रह रहे शंभूजी या संभाजी सेकंड को परेशान नहीं करेंगे। रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा थी। उसके बाद उनके बेटे बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं 1720 से 1740 तक, जिन्हें हम फाइटर पेशवा या वॉरियर पेशवा या सोल्जर पेशवा के नाम से जानते हैं। द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, फाउंडर ऑफ हिंदू पद पातशाही, प्रोटेक्टर ऑफ काउ एंड ब्राह्मण्स। शिवाजी की जो गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर थी उसी को फॉलो करता है वो बंदा। पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में हैदराबाद के निजाम चिनकिलीज खान को हराकर उसके साथ मुंगी सिव गांव की संधि करता है। ओरछा के राजा छतरसाल बुंदेला को मोहम्मद खां बंगस के खिलाफ सहायता देता है। वह छतरसाल बुंदेला से सागर, कालपी, झांसी और हरदय नगर की जागीरें प्राप्त करता है। पुर्तगालियों से सालसेट व बसीन छीन लेता है। जंजीरा के सिद्धियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, और मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भेजे गए निजाम को भोपाल के युद्ध में पुनः परास्त कर देता है। उसने साहू को कहा था कि अब समय आ गया है कि मुगल रूपी जो विदेशी हमारे देश में कब्जा किए बैठे इनको यहां से निकाल दे तथा हिंदुओं की अमर कीर्ति प्राप्त करें। इस खोखले वृक्ष जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी है, इसके तने पर प्रहार किया जाए तो शाखाएं अपने आप गिर जाएगी, और मराठों का झंडा अटक से कृष्णा नदी तक फैला देंगे। साहू रिप्लाई में कहते हैं कि निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। आगे और हाँ जी, तो पिछले में हम मराठे पढ़ रहे थे। हम तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको कि नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। 1750 में संगोला की संधि होती है पेशवा बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम सेकंड के बीच में, और इस संधि द्वारा पेशवा का पद हेरेडिटरी कर दिया गया। छत्रपति के सारे राइट्स पेशवा को दे दिए गए। पहले जो मराठों की शक्ति का केंद्र, सेंटर ऑफ पावर, जो आपके सतारा हुआ करता था क्योंकि छत्रपति वहां बैठता था, पर अब जब सारे अधिकार पेशवा के पास आ गए तो पुनः कर दिया गया। एक मराठा कन्फेडरेशन बना, मराठा संघ बना, जिसका अध्यक्ष पेशवा था, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ भी शामिल थे। इस समय मराठे बंगाल पर अटैक करते हैं और अलीवर्दी खान को हराकर उससे उड़ीसा छीन लेते हैं। मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई थी अब कि वो पंजाब और मुल्तान तक जाकर चौथ वसूल कर रहे थे। मुगल बादशाह से रक्षा के बदले में 50 लाख रुपए ले रहे थे वो लोग। जब ये सब हुआ तो हिंदू पद पादशाही की जो अवधारणा थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, कि जब आप पंजाब और मुल्तान तक गए तो बीच में राजस्थान, यूपी, एमपी इन सबको लूटा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली अफगानों का राजा था, जो यहाँ के अफगानों द्वारा बुलाया गया, और मराठे चूंकि मुगलों को सुरक्षा का वचन दे चुके थे इसलिए मराठे गए। 14 जनवरी 1761 को मराठों के औपचारिक सेनापति विश्वास राव थे और उनके वास्तविक सेनापति सदाशिव राव बहू थे। उनका जो तोपखाने का प्रमुख था वो इब्राहिम खान गार्दी था। मराठों की इस युद्ध में निर्णायक हार हुई। इस हार के समाचार सुनकर पेशवा की भी मृत्यु हो गई। माधवराव अगले पेशवा बने, लेकिन जल्द ही उन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्संगठित किया। हैदराबाद के निजाम को हराया, हैदर अली को हरा कर आते हैं, गुजरात मालवा से वापस चौथ लेना शुरू करते हैं। इवन शाह आलम सेकंड जो अंग्रेजों की पेंशन लेकर इलाहाबाद में बैठा हुआ था, उसको 1772 में महादजी सिंधिया दिल्ली छोड़कर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य मराठों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार फिर 1772 में युवा पेशवा की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार ग्रांट डफ कहते हैं कि मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ था, उससे अधिक नुकसान इस युवा पेशवा की मृत्यु से हो गया था।
पेशवा का छोटा भाई नारायण राव नया पेशवा बनाया गया, जिसका उसके चाचा रघुनाथ राव या राघोबा द्वारा विरोध किया गया तथा राघोबा ने उसको मार दिया। नारायण राव की एक रानी गर्भवती थी, उसके जन्म लेते ही उसके शिशु माधव नारायण राव को नया पेशवा घोषित कर दिया गया। 12 भाई परिषद शासन संचालन के लिए बनाई गई, जिसमें महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस मुख्य सदस्य थे। राघोबा बॉम्बे चले गए। यहां से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू होता है, जब राघोबा बॉम्बे के अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं। बॉम्बे वाले अंग्रेज उन्हें कहते हैं कि हम आपको पेशवा बना देंगे, इसके लिए आपको 2500 सैनिकों की सहायता देंगे, आप हमें पेशवा बनने के बाद साल सेठ, बसीन और थाना दे देना। इधर पेशवा माधव नारायण राव की तरफ से नानाजी फडणवीस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ समझौता करते हैं, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। परंतु पुरंदर की संधि लागू नहीं हुई तथा सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों ने, बॉम्बे वाले अंग्रेजों ने राघोबा को सहायता दी। पर बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को मराठों से अपमानजनक हार झेलनी पड़ी तथा अपमानजनक बड़गांव की संधि करनी पड़ी, पर फिर भी युद्ध जारी रहा। फाइनली सालबाई की संधि के साथ 1782 में युद्ध समाप्त किया गया महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से, और कहा गया कि पेशवा माधव नारायण राव भी रहेंगे, राघोबा को पेंशन दे दी जाए और अंग्रेजों को साल सेठ और एलिफेंटा दे दिया जाए। 1795 में पेशवा सुसाइड कर लेता है। उसी साल महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। उसके 5 साल बाद 1800 में नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। मराठों की टॉप लीडरशिप अचानक एक साथ बिखर गई थी। बाजीराव सेकंड पेशवा बनाए गए, राघोबा के बेटे थे, अयोग्य व्यक्ति था। इस समय सिंधिया और होलकर पुनः पर अधिकार करना चाहते हैं। सिंधिया पेशवा के साथ मिलकर होलकर के भाई बिट्ठू जी को मार देता है। होलकर पुनः पर अटैक करता है और विनायक राव को नया पेशवा घोषित कर देता है। बाजीराव सेकंड भागकर बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में अंग्रेजों के साथ में उसने बसीन की संधि कर ली। विदेशी और सुरक्षा के मामले अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेजों की सेना पूना में तैनात कर दी गई, एक रेजिडेंट पूना में लगा दिया गया। सूरत जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। 26 लाख के रेवेन्यू वाले जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए। निजाम और गायकवाड़ के साथ बातचीत में मध्यस्थता के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए। रेजिडेंट की नियुक्ति से अन्य मराठे नाराज हो गए। सिंधिया, होलकर, भोंसले ने अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध की घोषणा की, परंतु अंग्रेजों द्वारा हार गए। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोंसले के साथ में देवगांव की संधि और होलकर के साथ में राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों द्वारा कर ली गई। 1803 से 1806 तक के दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। पिंडारियों की समस्या के कारण थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में शुरू हो जाता है। 1 साल के अंदर ही मराठों को अंग्रेज निर्णायक रूप से हरा देते हैं। मराठा कन्फेडरेशन को एबोलिश कर दिया गया। पोस्ट ऑफ पेशवा वॉज एबोलिश्ड। पेशवा को पेंशन देकर बिठूर कानपुर के पास एक जगह थी भेज दिया गया। शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा में नया छत्रपति बना दिया गया। ये सब हमने पढ़ा था। मैंने कल कहा था आपको कि हम चर्चा करेंगे कि आखिर वह पावर जिसकी दुदुम्बियां अटक से कटक तक बजने लग गई थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भरभरा कर गिर गए वो। 1803 से 1806 वाला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ वो हारते हैं। 1817-18 में अंग्रेज बहुत सरलता से उनको हरा देते हैं, जबकि वही मराठे किसी टाइम 1775 से 82 वाले प्रथम एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों को बहुत अच्छी टक्कर दे जाते हैं। लिखा हुआ मराठा साम्राज्य या मराठा एम्पायर was based on feudalism and there was lack of centralization in it. So later on different Maratha commanders were fighting with each other. सामंतवाद पर आधारित था, इसलिए केंद्रीकरण की कमी थी, इसलिए कालांतर में विभिन्न मराठा सरदार आपस में लड़ने लगे। प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बनाई तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक राज्य का जो फॉर्म होता है, स्टेट का जो स्वरूप होता है, वो मराठे कभी दे ही नहीं पाए थे। कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य में नई तकनीक लाने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे लोगों ने खेती छोड़ दी थी कि क्या करेंगे खेती, अपने चलते हैं साथ में लड़ने के लिए, कहीं पंजाब में करेंगे लूटमार, वापस आगे पैसे मिल जाएंगे अपने को। मराठों ने गंगा, यमुना, दोआब, कर्नाटक और कोरोमंडल, ये ना कोरोमंडल ध्यान रखना, कोरोमंडल पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इन क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण बना नहीं पाए। परमानेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन उन लोगों ने कोई नहीं बनाए। महादजी सिंधिया, नानाजी फडणवीस के बाद मराठों का योग्य नेतृत्व, उनकी जो डिजर्विंग लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और पेशवा बाजीराव एक अयोग्य व्यक्ति था। वही जो मैंने बताया कि दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर आर्थर वेलेजली और लॉर्ड लेक की तुलना में बहुत कमजोर सेनापति थे। याद रखना भाई, ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के सेनापति थे उनके।
मराठों की तुलना में अंग्रेजों के पास में आधुनिक हथियार थे। मराठों के पास तोपखाना तो था, पर वो इतना भारी तोपखाना था कि वो तो पानीपत वाले युद्ध में कीचड़ में फंस के रह गया था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से मराठे, फिर ये मैंने बताइए आपको, मराठों ने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली उनकी कौन सी है, ट्रेडिशनल, तो गुरिल्ला का त्याग कर दिया और उन्होंने नई यूरोपियन रणनीति अपनाने की कोशिश की। इसी कारण वे न तो नई प्रणाली को अपना सके और ना ही उन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सके थे। ये मराठों के पतन के कारण, मैंने शॉर्ट में वहां बता दिया था, फुल के अंदर ये आपके लिखे हुए एकदम, आप याद कर लेना इनको। ये मराठा खत्म हो जाते हैं। हमने पढ़े कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों के साथ में कैसे डील किया, अंग्रेजों ने मराठों के साथ कैसे डील किया। अब हम पढ़ेंगे भारत की एक और बड़ी रियासत हमारे बंगाल की खाड़ी के पास, बंगाल का जो राज्य था, जिसके लिए कहा जाता है कि उस समय सबसे अधिक धनवान राज्य हुआ करता था, अंग्रेजों की सबसे अधिक नजर बंगाल पे थी, तो उन्होंने बंगाल के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, बंगाल के बारे में पढ़े। हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अंग्रेजों के और बंगाल के रिलेशन कैसे थे। हमने पढ़ा कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला था मुर्शिद कुली खान, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ऐसा करता है, और उसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया था बंगाल की। इससे पहले राजधानी हुआ करती थी ढाका। उसके उत्तराधिकारी हुए पहले सुजाउद्दीन था, फिर सरफराज हुआ, और सरफराज के टाइम में जो बिहार का गवर्नर हुआ करता था अलीवर्दी खान, वो सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर मार देता है, और बिहार का जो गवर्नर अलीवर्दी खान है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियंस के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खियों के समान है, जो यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देती है और छेड़ा जाए तो काट लेती है। अलीवर्दी खान ने अपने नाती या दोहिते सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया। अतः सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो उसके खिलाफ हो गई। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग उसके खिलाफ था। कलकत्ता का एक अधिकारी माणिक चंद उसके खिलाफ हो गया। राय दुर्लभ उसके खिलाफ हो गया था। जगत सेठ उसके खिलाफ थे, सॉरी जगत सेठ और राय दुर्लभ खिलाफ हो गए थे। माणिक चंद तो तब तक इसके साथ में था शुरू में तो, और मीर जाफर जो सेनापति था वो इसके खिलाफ था। और कंपनी जो थी वो इन विद्रोहियों को शरण दिया करती थी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दस्तक मैंने समझा ही दिया था आपको क्या चीज थी, कि एक परमिशन लेटर होता था जिसे कंपनी को टैक्स के अंदर छूट मिला करती थी, और वो कंपनी के ट्रेड के लिए थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी पर्सनल ट्रेड करने लग गए थे। इंडियंस जो मर्चेंट्स थे उनको भी वो दस्तक दे दिया करते थे। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज था कंपनी से। वो एक दिन कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने दिया, कंपनी ने उसे निरीक्षण नहीं करने दिया, तो वो कलकत्ता पर कब्जा कर लेता है, कलकत्ता को माणिक चंद को सौंप देता है। और इसी दौरान एक घटना अभी 20 जून 1756 को, जिसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें नवाब के कर्मचारी 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, अगले दिन उनमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं। ये जानकारी हमें होलवेल देता है। ये जानकारी जब मद्रास गई तो मद्रास से क्लाइव और वॉटसन आए। माणिक चंद ने उनको कलकत्ता की चाबियां सौंप दी, और बाद में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, और जिसमें कहा गया कि जो नवाब ने हमला किया था इसकी वजह से वो युद्ध हर्जाना देगा, कंपनी कलकत्ता की किलाबंदी कर सकती है, नवाब ने जो भी उनके ट्रेड राइट्स खत्म कर दिए थे वापस शुरू किए जाएंगे, पर कंपनी नवाब के जो विरोधी है उनको शरण नहीं देगी। पर दोनों पक्षों ने ही जो संधि थी, जो ट्रीटी थी, उसको फॉलो नहीं किया। न नवाब ने युद्ध हर्जाना दिया, न कंपनी ने विरोधियों को शरण देना बंद किया। तो बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे कि हम प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेज सेनापति क्लाइव से जाकर पहले ही मिल गया था। केवल सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी ही उसके वफादार थे। और इस प्रकार प्लासी युद्ध में बिना युद्ध के अंग्रेजों ने मैदान जीत लिया। प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। जैसा कि के एम पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने और बंगाल के सेनापतियों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया था। हम अब मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हमने बंगाल पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं उसका। मुर्शिद कुली खान जो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर था उसके टाइम में बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश करता है। ढाका की जगह पे मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाता है। फिर सुजाउद्दीन बना, फिर सरफराज बना। सरफराज के टाइम में बिहार के गवर्नर अलीवर्दी खान ने रिवोल्ट कर दिया, सरफराज को बैटल ऑफ घेरिया के अंदर मार देता है और खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। और उसने यूरोपियंस के लिए कहा था कि वो मधुमक्खियों के समान है। फिर उसने अपने दोहिते सिराजुद्दौला को नया नवाब बना दिया। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसकी मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मीर जाफर आदि कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए, जिनको कंपनी ने सहायता देनी शुरू कर दी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कंपनी ने जो कासिम बाजार फैक्ट्री उसका इंस्पेक्शन नहीं करने दिया।
इस बात पे नवाब को गुस्सा आया और नवाब ने जाकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता माणिकचंद को सौंप दिया। और 20 जून 1756 को ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, जिसकी जानकारी हमें होलवेल ने दी, जिसमें कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में बंद किया। अगले दिन जब खोला गया तो केवल 23 जिंदा बचे थे। क्लाइव मद्रास से आता है वॉटसन को लेकर और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करते हैं। कंपनी के ट्रेड राइट्स वापस लौटाए जाते हैं। कंपनी कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन कर सकती है। नवाब को कहा गया कि आप वॉर कंपनसेशन दीजिए और कंपनी को कहा गया कि आप नवाब के जो भी ओपोनेंट्स हैं उनको सहायता देना, उनको असाइलम देना बंद कर दोगे। हालांकि दोनों पक्षों ने संधि का पालन नहीं किया। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, वो जो अंग्रेजों का सेनापति है क्लाइव, उसके साथ मिल जाता है, विश्वासघात कर लेता है नवाब के साथ में। केवल मीर मदान मोहनलाल और एक फ्रेंच रेजिमेंट के नवाब की लॉयल रही थी। बिना युद्ध के ही क्लाइव एक तरीके से युद्ध जीत गया। प्लासी का युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जैसा कि के.एम. पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। नवाब को मार दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। क्लाइव ने कंपनी को 2,34,000 पाउंड दिए। उसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। हालांकि बाद में जब वो अंग्रेजों से तंग आ गया तो उसने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने की सोची, पर हायरी किस्मत, डच खुद ही बैटल ऑफ वेदरा के अंदर अंग्रेजों से हारकर 1759 में इंडिया से बाहर निकल गए। अब वंशीटाट नया गवर्नर था बंगाल का, उसने मीर जाफर को हटाया और उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम 1760 में जब बनता है तो अंग्रेजों से के साथ एक नई संधि करता है। अंग्रेजों को 3 डिस्ट्रिक्ट देता है, चिटगोंग, मिदनापुर और बर्धमान। सिलहट का जो चूने का व्यापार था उसमें 50% शेयर दे देता है और अंग्रेजों को साउथ कैंपेन के लिए 5 लाख रुपए दे देता है। पर वो सुधार भी करता है। वो अपनी कैपिटल को चेंज करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ जाता है। मुंगेर के अंदर वो जो आप मैचलॉक वेपन्स आया करती थी, जो गन्स आया करती थी, उनका एक कारखाना बनवाता है। गुरगिन खान नाम के एक आर्मेनियन के अंडर में अपनी जो आर्मी थी उसको यूरोपियन तरीके से ट्रेंड करने की कोशिश करता है। रामनारायण नाम का जो बिहार का उप सूबेदार था उसको वो हटा देता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जो खिजरी जमा नाम का टैक्स होता था वो लेता है और सभी इंटरनल टैक्सेस को खत्म कर देता है। इस बात को लेकर अंग्रेज उससे नाराज हो गए। करवा, गिरिया और उद्यानोला के युद्ध में उसे हराया गया। फाइनली एक बड़ा युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। हेक्टर मुनरो सेनापति के रूप में मुनरो इन्हें हरा देता है। मीर कासिम भाग जाता है। शाह आलम सेकंड युद्ध के बीच में ही जाकर अंग्रेजों से मिल गया। क्लाइव को वापस बुलाया गया था। क्लाइव ने 2 संधियां की इनके साथ। इलाहाबाद की पहली संधि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में कहा गया कि आपको हम इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले देंगे, 26 लाख रुपए की आपको यहाँ पर बैठे बिठाए खर्चा दे दिया जाएगा और आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो। और सुजाउद्दौला के साथ दूसरा समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि आप इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दो, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, आज के बाद आप सेना नहीं रखोगे, आपका ध्यान हम रखेंगे। इस प्रकार अवध को बफर स्टेट बना दिया गया, मध्य राज्य बना दिया गया। इसे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी भी कहते हैं या घेरे की नीति भी कहा जाता है, जिसे आगे चलकर ढंग से कोई इंप्लीमेंट करता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के अंदर मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया। थोड़े दिनों बाद नजमुद्दौला नवाब बन गया। उसके टाइम में बंगाल में ड्यूअल रूल लागू कर दिया गया, जिसमें सिविल राइट्स या रेवेन्यू राइट्स थे वो कंपनी के पास थे और एडमिनिस्ट्रेटिव या निजामत के जो अधिकार थे वो आपके नवाब को दे दिए गए। नवाब को इसके बदले में 53 लाख रुपए और दिए जाते थे। इस व्यवस्था को क्लाइव ने 1765 में लागू किया था। कालांतर में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का जो गवर्नर था वो पूरी तरीके से बंगाल की पावर अपने हाथ में ले लेता है, सभी अधिकार अपने पास ले लेता है और द्विवेद शासन को समाप्त कर देता है। मुबारक उद दौला जो था बंगाल का अंतिम नवाब हुआ करता था। अंग्रेज यहाँ से शक्कर का, आपके सिल्क का और साल्ट पीटर का व्यापार किया करते थे। ऐसे ही एक रियासत हम और पढ़ेंगे जिस रियासत का नाम है मैसूर, और हम देखेंगे कि मैसूर के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनके साथ में क्या पंगा चल रहा था, वो बात हम देखते हैं, मैसूर की बातें देखते हैं। हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, मैसूर पढ़ा था हमने। तो मैसूर में वाडिया डायनेस्टी थी जिनकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। चिक्का राजा वहां का राजा को बोलते थे। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय चिक्का राजा कृष्ण सेकंड हुआ करता था। बेलखना आदमी था तो नंदराज और देवराज के हाथों में सत्ता थी। फिर उनका जो कमांडर इन चीफ था हैदर अली 1761 के अंदर वो सत्ता पर अधिकार कर लेता है। उससे पहले वो 1755 में डिंडीगुल के अंदर फ्रेंच की हेल्प से एक वेपन्स फैक्ट्री लगाता है, आर्टिलरी की स्थापना करता है। फिर मैसूर के और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जब आपका अंग्रेज जो है वो मराठा और निजाम को साथ लेके हैदर अली के खिलाफ गठबंधन बनाते हैं, पर हैदर अली इस गठबंधन को तोड़ देता है, मद्रास घेर लेता है। अंग्रेजों को हारकर संधि करनी पड़ी जिसको मद्रास की संधि कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र दे दिए, पर हैदर अली ने करूर नहीं दिया था। 1767 to 69 के बीच में युद्ध हुआ था। फिर दूसरा युद्ध हुआ
80 to 84 अमेरिका में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इंग्लैंड अमेरिका आपस में लड़ रहे थे, फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, इसलिए भारत वाले अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में फ्रेंच की एक जो फैक्ट्री थी, माहे वहां कॉलोनी थी, वहां पर अपना आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने फ्रेंच का साथ दिया, इसलिए लड़ाई फ्रेंच और अब हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हो गई। हैदर अली उनके बेली नाम के एक अफसर को हरा देता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में वो आयरकुट से हार गया, फिर उसने ब्रेथवेट को हराकर बंदी बना लिया था। हालांकि इस युद्ध के दौरान ही आयरकुट और हैदर अली दोनों की मृत्यु हो जाती है। इधर हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान मोर्चा संभालता है और मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के साथ में मंगलोर की संधि कर लेता है, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है मैकार्टनी संधि के बावजूद कर्नाटक खो देगा। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 92 कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने मराठा और निजाम को साथ में लेके संधि की इस बार त्रिगुट का निर्माण किया और त्रावणकोर का राजा जो था वो जैकोटे और करेगानूर नाम की जो डच बस्तियां जो कोचीन के अंदर थी उनको खरीद रहा था। टीपू सुल्तान इसका विरोध करता है, अंग्रेज त्रावणकोर के राजा का साथ देते हैं, मिडोस को टीपू सुल्तान हरा देता है, पर खुद कॉर्नवालिस ने रंगपट्टनम पर आक्रमण किया, टीपू को निर्णायक रूप से हरा दिया गया, युद्ध हर्जाना लगाया गया, 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए, आधा राज्य ले लिया गया। अंग्रेजों ने डिंडीगुल, मालाबार और बारामहल के 3 क्षेत्र रखे। तुंगभद्रा नदी के ऊपर का भाग मराठों को दे दिया गया और कृष्णा और पेन्नार के बीच का भाग निजाम हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया। चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, जिसने ब्लेम किया टिपू सुल्तान को कि वो नेपोलियन के साथ मिलकर हमको बाहर निकालना चाहता है। टिपू लड़ता हुआ मारा जाता है, मैसूर पे कब्जा कर लिया गया और वाडियार वंश के चिक्का राजा को शासन सौंप दिया गया। टिपू सुल्तान ने नया कैलेंडर चलाया था, नई मेजरमेंट सिस्टम लेके आया था, श्रृंगेरी के शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था उसने, जैकोबिन क्लब का सदस्य हुआ करता था, वो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, टर्की, फ्रांस और इजिप्ट के साथ में फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिश की थी उसने अपनी। आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब के अंदर अंग्रेजों का विरोध कैसे हुआ या अंग्रेजों और पंजाब के बीच में क्या रिलेशन थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए, प्रथम गुरु नानक जी से लेके अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब मेरे बाद में कोई गुरु नहीं बनेंगे, तो साहब यदि कोई धार्मिक बात होगी, कोई स्पिरिचुअल बात होगी तो हम किससे पूछेंगे। उन्होंने कहा ये किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, सारे गुरुओं की बात इस ग्रंथ के अंदर है, अब कुछ भी दिक्कत आए तो यह पढ़ लेना आप। ठीक है, पर गुरु गोविंद सिंह जी राजा थे, सेना थी उनके पास, मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, तो राजा वाली भूमिका कौन निभाएगा। तो राजा वाली भूमिका में जिस बंदे को भेजा गया था उसका नाम था बंदा बहादुर। मैंने बताया था कि फर्रुख शेर 1716 के अंदर बहुत बुरी तरीके से बंदा बहादुर को मार देता है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो थे वो सिख किंगडम जो हुआ करता था उसको संभालना शुरू करते। पर बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख साम्राज्य था वो 12 भागों में टूट गया, 12 मिसलें बन गई थी। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समान, तो 12 समान भागों में टूट गया, वो अलग अलग उनके नाम हो गए, फुल्कियां मिसल थी। हाँ जी, तो पिछली क्लास में हमने पंजाब पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब है वो 12 मिसलों में विभाजित हो गया था, जिनमें से एक मिसल जो रावी और चिनाब के बीच में थी वो शुक्रचक्या मिसल थी, जिसके राजा थे रणजीत सिंह, जो चिनाब के अंदर फंसी हुई तोपें लेकर जब काबुल के राजा जमान शाह के पास गए तो उसने उन्हें 1799 में लाहौर का राजा बना दिया था। 1805 में रणजीत सिंह भंगी मिसल से अमृतसर छीन लेते हैं। इस प्रकार अब वो पंजाब की दोनों पॉलिटिकल और रिलीजियस कैपिटल के राजा थे। पर अब जब उन्होंने उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 1809 में अंग्रेजों के साथ में संधि करते हैं, अमृतसर की संधि, जिसमें अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और उनका रिप्रेजेंटेटिव चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा जो सतलज नदी थी उसको बाउंड्री बना दिया गया था। इस संधि से जहां अंग्रेजों के और पंजाब के रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, वहीं रणजीत सिंह का जो यूनाइटेड सिख किंगडम बनाने का ड्रीम था वो टूट गया। पर रणजीत सिंह को नॉर्थ वेस्ट में बढ़ने का खूब मौका मिला और उस बंदे ने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। हालांकि संधि से वे अंग्रेजों के कमजोर मित्र बनकर रह गए थे। जब उन्हें सतलज को बाउंड्री मानना पड़ा, सिंध से अपने अधिकार छोड़ने पड़े और त्रिपक्षीय संधि में भी शामिल होना पड़ा था। पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि संधि के कारण अगले 30 वर्षों तक पंजाब में शांति बनी रही थी। त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई, जब पहले
अंग्रेज अफगान युद्ध से पहले अंग्रेज जब अफगानिस्तान जा रहे थे शाह शुजा को लेकर, तो रणजीत सिंह को भी अंग्रेजों ने संधि में शामिल कर लिया था। शाह शुजा 1809 में अफगानिस्तान से अपदस्थ कर दिया गया था। पहले वह भागकर रणजीत सिंह के पास आया तो उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी दिया था, सहायता की मांग की थी, पर जब उसे यहां से सहायता नहीं मिली तो अंग्रेजों के पास आ गया था और अंग्रेजों ने उसे पेंशन देकर लुधियाना भेज दिया था। हम आगे पढ़ रहे थे कि रणजीत सिंह की जो सेना थी वो एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना हो गई थी, जिनकी सेना में बहुत सारे यूरोपियन थे। वंतुरा उनकी इन्फेंट्री का चीफ था, अलोड उनके कैवेलरी का चीफ था, कोर्ट और गार्डनर उनके आर्टिलरी संभालते थे, इलाही बख्श उनके आर्टिलरी संभालता था, एविटेबल जो थे वो पेशावर के प्रशासक थे, खालसा के नाम से शासन करता था रणजीत सिंह, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे, दीनानाथ उनके वित्त मंत्री थे, अजीजुद्दीन उनके विदेश मंत्री थे और सूफी संतों का बहुत ज्यादा आदर किया करता था। उनके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह बने। दलीप सिंह माइनर एज में बना तो उसकी माता रानी जिंदा शासन संभालती थी। अंग्रेजों के और पंजाब के बीच में 1845-46 में युद्ध हो जाता है, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके बीच कॉन्ट्राडिक्शन था। अयोग्य शासक थे, अंग्रेज पंजाब की उत्पादक भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, इस वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। मुद्दकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल की 4 निर्णायक लड़ाइयों के बाद सबराव के युद्ध में सिखों को निर्णायक रूप से हरा दिया गया। 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर की गई। दलीप सिंह को राजा कंसीडर कर लिया गया, क्वीन जिंदा जो थी उसके रेजेंट बना दी गई, लाल सिंह को वजीर बना दिया गया, हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट बनाया गया, 1.5 करोड़ का वॉर कंपनसेशन लगाया गया उनपे और उनकी सेना सीमित कर दी गई, केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार आप रख सकते हैं। 2 दिन बाद एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी और की गई और कहा गया कि जब तक दिसंबर 1846 नहीं आ जाता है अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी। फाइनली दिसंबर में 22 दिसंबर 1846 को फिर भैरववाल की संधि की गई और कहा गया कि जब तक राजा एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी और रानी जिंदा को पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाएगा। 48,000 की पेंशन दी गई। डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के बाद मुल्तान के गवर्नर मूलराज और हजारा के गवर्नर चतर सिंह ने विद्रोह कर दिया, अतः डलहौजी आक्रमण कर देता है। चिलियानवाला का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से गफ और सिखों की तरफ से शेर सिंह आया था, एक निर्णायक युद्ध था और गफ ने इसे अपने पक्ष में बताया तो डलहौजी ने कहा था कि ऐसी एक और जीत हमें बर्बाद कर देगी। उसकी जगह पे नेपियर को भेजा गया और गुजरात के युद्ध या तोपों के युद्ध में नेपियर सिखों को निर्णायक रूप से हरा देता है। 1849 में सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। दलीप सिंह को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने ले लिया था। ये तमाम बातें हमने कल पढ़ी थी। विक्टर जैकोमेंट नाम का एक फ्रेंच टूरिस्ट हुआ जिसने कहा था कि रणजीत सिंह नेपोलियन के समान है और जब पंजाब का विलय किया गया था तो हेनरी लॉरेंस ने इस्तीफा दे दिया था। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार करने के क्रम में वो आपस में लड़ पड़ी और उनमें से एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ निकली जिसने वेदरा के युद्ध में डचों को बाहर निकाल दिया और वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दिया और वो थे अंग्रेज। पुर्तगालियों को ब्राजील मिल गया था, वो उधर शिफ्ट हो गए थे, डेनिश बेच बाच के चले गए थे, स्वीडिश यहाँ पर बिजनेस ही नहीं किया करते थे, चाइना के अंदर उनका ज्यादा बिजनेस हुआ करता था। फिर वो जो अंग्रेज आए उन्होंने किस प्रकार यहाँ के मुगल बादशाहों, बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठों के साथ में युद्ध किए और अपनी सत्ता स्थापित की, किस प्रकार वो एक व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे भारत की पॉलिटिकल पावर बन गए थे। इतने दिनों में हमने यह सब देखा और पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उनका शासन कैसा था, वो यहाँ पे कैसे क्या किया करते थे, उनकी बातें हम जानेंगे। हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। हमने पढ़े थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अंडर में कर दी गई विद लिमिटेड पावर्स। और जो आपके बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके साथ में एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई जिसमें सारे डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाएंगे और यदि वोट बराबर होते हैं तो गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट डाल सकता है। वो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वो 4 सदस्य थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे और 3 जज चैम्बर साइड और लीमेस्टर होंगे। इसमें ब्रिटिश कानून लागू होंगे, केवल कलकत्ता सिटी के लिए लागू होगा, पर यदि बाहर की दोनों पार्टियां एग्री करती है तो मुकदमा यहाँ पर सुना जा सकता है। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय गिफ्ट नहीं ले सकता। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल आया था और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। 1772 में वो बंगाल में ड्यूअल रूल खत्म कर देता है और सारी पावर्स कंपनी के हाथ में ले लेता है। 1772 के अंदर वो 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है जिसमें न्यू लैंडलॉर्ड्स को हाई बिड के आधार पर ठेके देता है, पर यह व्यवस्था असफल रही क्योंकि नए जमींदार अनुभवहीन थे और पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसा दिया था। 1776 में 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है और एक बार फिर परंपरागत जमींदारों को ठेके दिए गए थे।
उसने डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट बनाए। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जहां कलेक्टर न्याय करते थे, वहीं डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जजेस बनाए गए थे, जिनके ऊपर अपील करने के लिए सदर सिविल कोर्ट और सदर क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे। वह कानूनों का ट्रांसलेशन करवाता है, जो फतवा आलमगिरी को इंग्लिश में करवा देता है। कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज और डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, जिसको विलियम जोन्स और कॉलब्रुक ने लिखा था, कई पुस्तकें लिखी गई। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा बनाई गई, जिसका उद्देश्य एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। चार्ल्स विल्किंस गीता का अनुवाद करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स अवध की बेगमों से धन लूट लेता है। बनारस में धन के बदले में चैत सिंह को हटाकर महिप नारायण को राजा बना देता है। और उसने मुन्नी बेगम, जो बंगाल के नवाब मुबारिकुद्दौला की संरक्षिका हुआ करती थी, रेजेंट हुआ करती थी, उससे धन छीन लिया था। तो नंद कुमार नाम के बंगाली ब्राह्मण ने उस पर केस किया, लेकिन उसने नंद कुमार को उल्टा जालसाजी के आरोप में फांसी लगवा दी थी, फंसाकर फांसी लगवा दी थी। जब वापस गया तो एडमंड बर्क ने उसके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट चलाया था। उसके बाद अगले हम पढ़ रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स के कामों को आगे बढ़ाने का सोचा और 1719 में उसने 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किए और पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। पर 1793 में इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया, इसलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें कंपनी ने अपना भू राजस्व स्थायी कर दिया था और जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया था, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था का ड्राफ्ट जॉन सोर ने तैयार किया था, इसलिए इसको जॉन सोर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कंपनी का शेयर 10/11 था और जमींदार का शेयर 1/11 हुआ करता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया, जिसके अंदर बंगाल, नॉर्थ कर्नाटक और बनारस आते थे, में लागू की गई थी। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को कई फायदे हुए, जैसे उनका समय बचा, उनका धन बचा, वो फ्यूचर पॉलिसी बना सकते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर दूसरी जगह लगाए गए, जिससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई थी। जमींदारों के रूप में उनको एक सपोर्टिव क्लास मिल गया था, जिसने आगे पीजेंट मूवमेंट्स को कुचला। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो आई थी, उनको सप्रेस करने में सहायता मिली उनको। और उनको, हालांकि जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें इमीडिएट प्रॉफिट हुए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उनको कई जगह लॉसेज उठाने पड़े, इसलिए उन्होंने इसे सबक लिया और कालांतर में साउथ इंडिया में रैयतबाड़ी और नॉर्थ इंडिया में महलबाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। इससे हमें हानियां हुई, भारतीयों को हानियां हुई, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था। जमींदार समय समय पर टैक्स बढ़ा दिया करते थे, कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। जमींदारों ने भूमि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। इवन जमींदार शहरों में जाकर रहने लगे, इसलिए अनुपस्थित जमींदारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जब जमींदार भूमि का मालिक है तो किसान एकदम लेबर की भूमिका में आ गया था। और जमींदारों को भी इससे ये नुकसान हुआ कि सनसेट लॉ की वजह से यदि कोई जमींदार समय पर भू राजस्व जमा नहीं करवाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कॉर्नवालिस आगे जुडिशियल रिफॉर्म करता है, जब वो कलेक्टरों से सिविल मामलों के अंदर न्याय करने का अधिकार छीन लेता है और कई सिविल कोर्ट्स की पूरी सीरीज तैयार करता है, जिसमें 50 रुपए तक के मामले मुंसिफ देखेगा, 100 रुपए तक के मामले रजिस्ट्रार देखेगा, फिर आपके 200 रुपए तक के मामले जिला दीवानी में देखे जाएंगे, 1000 रुपए तक के मामले प्रांतीय दीवानी में देखे जाएंगे और 5000 रुपए तक के मामले सदर दीवानी में देखे जाएंगे। इससे ऊपर का मामला हो तो प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ेगा, जो कि लंदन में हुआ करती थी। वह क्रिमिनल केसेज के लिए 4 सर्किट कोर्ट बनाता है, जिनमें 3 बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, और एक बिहार में पटना में स्थापित करता है। उसने कानूनों में सुधार किया और 1793 में कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता बनाई गई, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था, कानून की सर्वोच्चता दी गई थी, अंग भंग के जगह पर कठोर कारावास दिया जाएगा, रक्त मूल्य की परंपरा बंद की गई थी, आपके हत्या का तरीका नहीं देखा जाएगा, बल्कि हत्या का उद्देश्य देखा जाएगा, जो गवाह विटनेस है उसकी रिलीजियस क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाएगा, और वकालत का पेशा इसके द्वारा शुरू किया गया था। हम कहते हैं कि यहीं से आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये पश्चिमी मान्यताओं पर आधारित था, कानून के सामने सभी बराबर थे और निष्पक्षता का सिद्धांत लागू होता था। पर दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस व्यवस्था से न्याय न केवल धीमा बल्कि महंगा हो गया था। पैसे वाले लोग पैसे देकर न्याय खरीद लिया करते थे, इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कानून अत्यधिक जटिल थे, जिनको भारतीय समझ नहीं पाए, इसलिए भारतीय अब न्यायालय की शरण में ना जाकर जातीय पंचायत और खाप पंचायतों के पास जाने लग गए थे। और सारे जजेस यूरोपियन थे, जिनको इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन का कुछ भी पता नहीं था। कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है जिसने भारत में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवाओं की शुरुआत की थी। वह इन दोनों का जन्मदाता है। हम आगे वाले गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। आगे गवर्नर जनरल बने जॉन सोर 1793 से 1798। ये वही जॉन सोर है जिसने कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया था। हाँ जी, तो हमने गवर्नर जनरल शुरू कर रखे थे। हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ शक्तियों के तहत उसके अधीन रहेगी। उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसमें सभी डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाएंगे, और यदि वोट बराबर हो जाते हैं
तो गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट डाल सकता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा जो केवल कलकत्ता सिटी के लिए होगा और ब्रिटिश लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे उसमें, और यदि बाहर की दोनों पार्टियां एग्री करती है तो मुकदमे को यहाँ पर सुना जा सकता है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता, कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, वो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1772 में बंगाल में ड्यूअल रूल को खत्म कर देता है। 1772 में वो 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है और नए जमींदारों को ऊंची बोली के आधार पर ठेके देता है। यह व्यवस्था असफल रही क्योंकि नए जमींदार अनुभवहीन थे और पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसाया था। 1776 में 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया गया और ट्रेडिशनल जमींदारों को प्रायोरिटी दी गई थी। जुडिशियल रिफॉर्म की उसने डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट बनाए। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जजेज होते हैं, जिन पे अपीलेट कोर्ट बनाए गए। सदर सिविल कोर्ट और सदर क्रिमिनल कोर्ट बनाए गए थे। 1774 में कलकत्ता के अंदर आपका वो जो सुप्रीम कोर्ट था स्थापित कर दिया गया। एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे और चैम्बर साइड और ली मिस्टर 3 अन्य सदस्य हुआ करते थे। कानूनों में सुधार का प्रयास तो नहीं किया, पर कानूनों को उसने ट्रांसलेशन करवाया था। फतवाए आलमगीर का ट्रांसलेशन करवाया। कोड ऑफ जेंटू लॉज में हिंदू कानून कंपाइल किए गए। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जो कि विलियम जोन्स और कॉलब्रुक के द्वारा रखी गई थी, हिंदू कानूनों की एक पुस्तक थी। विलियम जोन्स 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, जिसका उद्देश्य एंशिएंट इंडियन लिटरेचर का यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना था। चार्ल्स विल्किंस गीता का ट्रांसलेशन करता है। कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। बनारस में धन लेकर चैत सिंह को हटाकर महिप नारायण को राजा बना दिया। बंगाल में मुबारकुद्दौला की सरंगसी खान मुन्नी बेगम से धन लूट के ले आया था। नंद कुमार ने जब उसके खिलाफ केस किया तो उल्टा नंद कुमार को फॉर्जरी के केस में फंसाकर फांसी लगा दी गई थी। जब वह वापस गया तो एडमंड बर्क ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाया था। फिर हम पढ़ रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि हेस्टिंग्स के कामों को आगे बढ़ाता है। 1790 में 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है तो ट्रेडिशनल जमींदारों को ठेके दिए जाते हैं। 1793 में इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जमींदार भूमि के मालिक थे, इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। जॉन सोर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए इसको जॉन सोर सिस्टम भी कहा जाता है। 19% एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था, इसमें बंगाल, नॉर्थ कर्नाटका और बनारस आया करते थे इस व्यवस्था के अंदर। और हम कहते हैं कि इस व्यवस्था से कंपनी के समय और धन के अंदर बचत हुई थी। कंपनी के कर्मचारी दूसरे विभागों में लगे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई थी। जो कंपनी के लिए जमींदार जो थे वो एक समर्थक वर्ग मिल गया था और इस वजह से कंपनी ने आगे किसान विद्रोहों को, राष्ट्रवाद की भावनाओं को कुचल दिया था। कंपनी की जो इनकम थी वो फिक्स हो गई, डिसाइड हो गई थी, अतः कंपनी अपनी फ्यूचर पॉलिसी को ढंग से बना सकती थी। हालांकि कंपनी को इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ज्यादा हुए तो लॉन्ग टर्म में लॉस उठाना पड़ा था, इसलिए कंपनी बाद में साउथ इंडिया में रैयत बाड़ी और नॉर्थ इंडिया में महलबाड़ी व्यवस्था अपना लेती है। भारतीयों को हानियां हुई क्योंकि कंपनी टैक्स बहुत ज्यादा लिया करती थी। कंपनी ने शुरू में जो भी टैक्स डिसाइड किया बहुत ज्यादा था। जमींदार समय समय पर टैक्स बढ़ा दिया करते थे। टैक्स लेने का तरीका बहुत गलत हुआ करता था। इस वजह से भारतीय किसानों को भी हानियां हुई। उन जमींदारों ने भूमि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया था, उल्टे शहरों में जाके बस गए, इसलिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हो गए। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को कुचलने का काम किया था। इन सब वजह से भारतीयों को तो हानियां हुई और उनको लाभ हुआ अंग्रेजों को। हालांकि जमींदारों को भी इसमें एक हानि थी कि सनसेट लॉ की वजह से यदि कोई समय पर जमा नहीं करवा पाता तो उसकी जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी। फिर हमने पढ़ा कि कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म करता है और जुडिशियल रिफॉर्म के तहत वो क्या करता है, तो उसने एक तो जो कलेक्टर से सिविल मामलों में जो न्यायिक अधिकार थे वो छीन लिए और उसने दीवानी मामलों का पूरा एक सीरीज बनाया। 50 रुपए तक के मामले मुंसिफ कोर्ट, 100 रुपए तक के मामले रजिस्ट्रार कोर्ट, 200 रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, आपके 1000 रुपए तक के मामले प्रोविंशियल सिविल कोर्ट, 5000 तक के मामले सदर सिविल कोर्ट और 5000 से ऊपर का मामला है तो आपको लंदन जाना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल के अंदर। और उसने क्रिमिनल जो केसेस थे उनके लिए सर्किट कोर्ट्स बनाए थे। 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए थे और उन 4 सर्किट कोर्ट में से 3 बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता और एक बिहार में पटना के अंदर स्थापित किया गया था। वो कानूनों में सुधार करता है। 1793 में वो कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड बनाता है, जिसके तहत सेपरेशन ऑफ पावर किया गया था, आपके सॉवरेनिटी ऑफ लॉज लागू किया गया था, अंग भंग की जगह कठोर कारावास दिया जाएगा, विटनेस के रिलीजियस क्वालिफिकेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, मर्डर का इंटेंशन चेक करेंगे न कि उसका तरीका देखा जाएगा, वकालत शुरू की गई थी और ब्लड मनी की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। हम कहते हैं यहाँ से हमारा जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम वो लागू होता है, जिसमें सॉवरेनिटी ऑफ लॉ था और पार्शलिटी किसी भी प्रकार की नहीं की जाती थी।
और ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर आधारित था। हम कहते हैं इसमें हालांकि कुछ कमियां भी थी, क्योंकि न्याय धीमा और महंगा हो गया था, करप्शन इसके अंदर बढ़ गया था, ज्यादातर जजेज यूरोपियन थे, इसलिए वो हमारे कस्टम नहीं समझ पाए, और कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि भारतीय अब न्यायालय की शरण में ना जाकर जातीय पंचायतों की शरण में जाने लगे। हम और पढ़ते हैं कि कॉर्नवालिस आईएएस और आईपीएस का जन्मदाता था। उसके बाद जॉन सोर है, उसका कोई काम हमने पढ़ा नहीं। फिर लास्ट क्लास में हमने वेलेजली पढ़ा, जो कि भारत में सहायक संधि प्रणाली को लागू करता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले अपनाने वाला आदमी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, लेकिन बड़े तौर पर इसको वेलेजली ने लागू किया। क्यों लागू करते हैं अंग्रेज? तो अंग्रेजों के लागू करने का कारण यह था कि उनको खतरा था कि नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर सकता है, और उस समय भारतीय राजा नेपोलियन की साइड में हो सकता है। हालांकि मराठों के अलावा कोई भी अंग्रेजों को भारत में टक्कर नहीं दे सकता, पर भारतीय राजा संघ बना सकते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि उनके पास एक सेना हो, पर उसका खर्चा भारत से ही निकले। वो एक पॉलिटिकल पावर थे, पर बट वो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजाओं के साथ में सब्सिडरी अलायंस की, और राजा कहा गया कि आपको अपने सिक्योरिटी के मामले और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो हमें देने पड़ेंगे। इसके लिए हमारी एक सेना आपके वहां पर रहेगी, हमारा एक रेजिडेंट आपके वहां पर रहेगा, और वो इंटरनल अफेयर्स में आपके हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई रियासत बड़ी है तब तो हमें सॉवरेन एरिया दे दो, यदि कोई रियासत छोटी है तो हमें इसके बदले में कैश मनी दे दो, और विदाउट कंसेंट ऑफ कंपनी आप किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस के अंदर नहीं रख सकते। हम कहते हैं कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा ने शुरुआती सालों के अंदर ही अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। इन संधियों से अंग्रेजों को कई फायदे हुए कि नेपोलियन का खतरा खत्म हो गया, भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा खत्म हो गया, वो भारतीय खर्चे पर अपनी सेना बनाने में सफल रहे। अंग्रेजों को अपने साम्राज्य विस्तार का मौका मिला, क्योंकि बड़ी रियासतें उन्हें संप्रभु एरिया दिया करती थी। अंग्रेजों को युद्ध क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र दोनों अलग अलग हो गए थे। भारत के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन जीते थे, उन पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अंग्रेज जो थे वो भारतीय रियासतों के बीच में अब मीडिएटर बन गए थे, पंचायतियां करते थे वो, और जो आपका रेजिडेंट था वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लग गया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि भारतीय रियासतों ने हालांकि सुरक्षा तो प्राप्त कर ली, पर स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। बहुत अनडिजर्विंग जो किंग्स थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया, इससे जनता का शोषण हुआ अपने आप में। अंग्रेज बहुत ज्यादा पैसा लिया करते थे, इसलिए भारतीय राजा बहुत जल्दी उनमें आर्थिक दिवालिये हो गए थे। राजाओं की विलासिता बढ़ गई, इसलिए वो टैक्स बढ़ा दिया करते थे, इसलिए जो आपके किसान विद्रोह है वो शुरू होने लग गए थे। और रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, इसलिए प्रत्येक रियासत में सत्ता के दो केंद्र बन गए थे, राजा और रेजिडेंट के रूप में। तो ये हमें हानियां हुई थी उनकी वजह से। फिर हमने कहा कि वेलेस्ली ने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया था कि जो नॉन मिलिट्री ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन थोड़े दिन बाद इसे खत्म करके इंग्लैंड में हेल्बरी नाम की जगह पर ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से दोबारा खोल दिया गया था। हमने और पढ़ा कि वेलेस्ली खुद को लॉयन ऑफ बंगाल कहा करता था। इतनी चीजें हमने पढ़ी। आप नोटिस कीजिए कि हमने मात्र 7-8 मिनट के अंदर पिछले 3 गवर्नर जनरल का 3 क्लासें, जो कि 1-1 घंटे की 3 क्लासें रही होगी, उनका रिवीजन हमने 7-8 मिनट में कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसका इसी प्रकार रिवीजन कर लें, तो चीजें ज्यादा स्थायी रूप से आपके दिमाग के अंदर बैठेगी। चलिए अब इसके बाद हम वापस पढ़ते हैं। वेलेस्ली जब वापस गया तो एक बार फिर एक बंदे को मौका दिया गया, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इससे पहले आपके आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोड खूब सारे लागू किया गया। का एक बार मौका और दिया जाए कॉर्नवालिस को, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल है जो भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बना था। ये उसकी सेकंड अपॉइंटमेंट थी। या तो क्लाइव के लिए कहा जाता है कि क्लाइव भारत में 2 बार गवर्नर बना था, लॉर्ड क्लाइव था, वो बंगाल का 2 बार गवर्नर बना था। या कॉर्नवालिस के लिए है कि वो 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कॉर्नवालिस यहां पर आया और थोड़े दिनों बाद में उसकी डेथ हो गई गाजीपुर में। मुझे लगता है वो यहाँ पे मरने के लिए आया होगा, तो बेचारे की दूसरी अपॉइंटमेंट उसको भारत खींच के ले आई और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए कि एक कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी, तो कॉर्नवालिस की गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। और कोई बात नहीं। अचानक ये मर गया तब किसको कहा जाए, तो एक था जॉर्ज बार्लो। तो बार्लो का भाई बार्लो तू अंदर आ और तू फटाफट यहाँ पर बन, तो लॉर्ड जॉर्ज बार्लो को यहाँ पर बना दिया गया। 2-1 साल के लिए बीच में रखा गया था। हम करेंगे एडवोकेट का प्रोफेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद में आईएएस और आईपीएस उसी ने शुरू किए थे। जॉन सोर में कोई काम नहीं पड़ा हमने। वेलेस्ली आपके सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आया था, डुप्ले इंट्रोड्यूस करता है, ये इसको ब्रॉड लेवल पे इंप्लीमेंट करता है। क्यों लेके आए थे? बिकॉज थ्रेट ऑफ नेपोलियन, थ्रेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स की इंडियन स्टेट कहीं यूनियन नहीं बना ले। फिर वो भारतीय खर्चे पर अपनी सेना तैयार करना चाहते थे वो लोग। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक पॉलिटिकल पावर थी, बट अब वो लोग एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेना चाहते थे। क्या था सब्सिडरी अलायंस में? जो भी रियासत सब्सिडरी अलायंस करेगी उसको 2 अफेयर्स देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स।
आपको एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कंपनी को देने पड़ जाएंगे। कंपनी अपनी एक आर्मी आपके वहां पर रखेगी, अपना एक रेजिडेंट आपके वहां रखेगी जो आपके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके बदले में यदि बड़ी रियासत है तो सॉवरेन एरिया दे दो, छोटी रियासत है तो कैश मनी दे दो, और विदाउट कंसेंट ऑफ कंपनी कोई भी यूरोपियन को आप सर्विस के अंदर नहीं रख सकते हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा ने ये संधियां की थी। कंपनी को क्या लाभ हुए? नेपोलियन का खतरा टल गया, भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा टल गया, भारत का खर्चा, अंग्रेजों की सेना तैयार हो गई, उनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ क्योंकि उनको सॉवरेन एरिया मिलने लग गए थे, भारतीय रियासतों के आपसी मामलों के अंदर वो लोग मध्यस्थ बन गए थे, जो अब उनका ट्रेड एरियाज और वो एरियाज थे वो अलग अलग हो गए थे, स्ट्रेटेजिक जितनी भी लोकेशन थी उन पे उनका कब्जा हो गया था, और रेजिडेंट जो था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया। इंडिया वालों को क्या घटा हुआ? सिक्योरिटी मिली पर जो फ्रीडम थी वो पूरी तरीके से चली गई। अनडिजर्विंग किंग्स को इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया, इस वजह से जनता का शोषण हुआ, लग्जरी बढ़ी किंग्स की तो उन्होंने टैक्स बढ़ाए तो किसानों का शोषण हुआ, किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। और इसके बाद में और तो क्या होगा, ये बड़ी बड़ी सी बातें थी, भारतीय राजाओं को ये सब हानियां हुई इनकी वजह से। और उसको वेलेजली पढ़ लिया, वेलेजली ने फिर आपके एक वो कॉलेज बनाया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, और बाद में इसको ट्रांसफर करके हेल्बरी ले गए ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से। और जो ये था कॉलेज हुआ करता था, इस कॉलेज के अंदर आपके जो नॉन मिलिट्री ऑफिसर थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर हाँ उसमें साइक संधि में आप ये भी कर सकते हो कि प्रत्येक राज्य में दो पावर सेंटर ऑफ पावर बन गए थे, राजा और रेजिडेंट था आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गया था, तो एक ये बात भी रह जाती है उसके बाद में। फिर अपने बंगाल का शेर कहा जाता है जॉर्ज बार्लो, कल पढ़ रहे थे हम, बार्लो के टाइम में वेल्लोर में सिपाही म्यूटिनी हुई। कारण क्या था कि सिपाहियों के जो रिलीजियस सिंबल थे वो बंद कर दिए गए थे। विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था, उसको पूछा गया तो उसने कहा कि प्रेस बंद है इस वजह से ये हुआ है। फिर हम पढ़ रहे थे लॉर्ड मिंटो के टाइम में केवल अमृतसर की संधि है। फिर हमने पढ़े थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ 1814 टू 1816। और इसके बाद में आपका सगोली की संधि हुई। सगोली की संधि में कुछ हिली एरिया जो नेपाल के थे वो ले लिए गए, सिक्किम से नेपाल का कंट्रोल खत्म कर दिया गया, काठमांडू में इंग्लिश आर्मी रख दी गई वहां पे, और गुरखाज को कहा गया कि आप इंग्लिश आर्मी के अंदर शामिल होइए। पिंडारीज को डिरूटेड किया गया, और जो इसके लिए नॉर्थ कमांड तो खुद हेस्टिंग्स लेता है, जो साउथ कमांड थी वो थॉमस स्लोप को दी गई। चित्तू को चिता खा गया, फासिल मोहम्मद सिंधिया के पास गया, सिंधिया ने उसे पकड़वा दिया तो उसने जेल में सुसाइड कर लिया। करीम खान को गोरखपुर की जमींदारी दे दी गई, अमीर खान पिंडारी को अपने टोंक वाली जागीर दे दी गई थी। इसी के टाइम में आपके साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी और नॉर्थ इंडिया में आपके महलवाड़ी लागू किया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसान को भूमि का मालिक बनाया गया, कंपनी सीधा किसान से टैक्स लिया करती थी। कैप्टन रीड 1792 में 12 महल में इंट्रोड्यूस करता है, बाद में मुंद्रो ने इसको मद्रास में, अल्फिंस्टन ने इसको बॉम्बे में बड़े तौर पर लागू किया था। कंपनी ने यहाँ पर ये इसलिए लागू किया क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में लूप होल थे, जैसे कंपनी वहां पे टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा बनने लग गए थे, लैंडलॉर्ड्स ने भूमि में सुधार का कोई भी प्रयास नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत में जमींदारी प्रथा ही नहीं हुआ करती थी तो किसको देते, और उनको लगता था किसान अपने समर्थक बन जाएंगे तो अपने प्रशासनिक सुधार इजीली इंप्लीमेंट हो जाएंगे, इस वजह से लेके आए थे। हालांकि किसान समर्थक बने तो उनके प्रशासनिक सुधार इजीली इंप्लीमेंट होने लग गए थे। फिर कंपनी भू राजस्व बढ़ाती थी तो कंपनी का रेवेन्यू शेयर जो था वो बढ़ गया था अपने आप में। किसानों ने भी जो अनफर्टाइल लैंड थी उसको फर्टाइल करने की कोशिश की तो किसानों को भी शुरुआत के अंदर लाभ हुआ था। पर हम इसमें हानियां ज्यादा बताएंगे, हम कहेंगे टैक्स ज्यादा था, टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ा दिया करते थे, कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्टली था। हालांकि लैंडलॉर्ड नहीं थे पर कंपनी के जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो एज ए लैंडलॉर्ड बिहेव करने लग गए थे। साउथ इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग थी, अंग्रेजों ने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया था। जो हमारी एंशियंट विलेज कल्चर थी वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो गई थी, और अब जो भूमि और किसान दोनों ही बिकाऊ बन गए थे अपने आप में, दोनों को ही खरीदा जा सकता था। और कंपनी ने किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्ट नहीं किया, किसी भी प्रकार के रिसर्च को बढ़ावा नहीं दिया, लैंड रिफॉर्म करने का कोई भी कोशिश नहीं की थी, तो ये हमें घाटा हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद में महलवाड़ी। महल का मतलब होता है विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। ये व्यवस्था आपके होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस करता है, मार्टिन बर्ड ने बड़े तौर पर लागू की थी। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि सुधारों का जनक कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर इसको जेम्स थॉमसन लागू करता है। दो चीजों का ध्यान रखते थे, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और मार्केट प्राइस ऑफ एनी क्रॉप, इनके आधार पर वो तय किया जाता था। ग्राम सभा को लैंड ऑफ ऑनर बना दिया गया, गांव वाले सब मिलजुल के टैक्स जमा करवाया करते थे, वो वापस वही टैक्स ज्यादा था। कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्टली हुआ करता था। ग्राम सभा में जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनका डोमिनेंस हुआ करता था, वो छोटे किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया करते थे, और कई बार कोई टैक्स नहीं देता तो इससे जो गाँव की सोशल हार्मनी थी वो बिगड़ जाया करती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स वह गवर्नर जनरल था जिसने
मुगल बादशाह से बिना बराबरी के मिलने से मना कर दिया था। फिर जॉन एडम्स आया, उसने अखबार बंद कर दिए थे। फिर एमस्ट आया, एमस्ट के टाइम में बर्मा पर आक्रमण किया गया, यानदबू की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। इसी टाइम बैरकपुर छावनी में 47th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने म्यूटिनी कर दी थी, क्योंकि वो सी रूट से बर्मा नहीं जाना चाहते थे। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मुलाकात की थी। इतने गवर्नर जनरल हमने पढ़े। ये तमाम गवर्नर जनरल जो हम पढ़ रहे थे, इनको हम बंगाल के गवर्नर जनरल कहते हैं। क्यों बंगाल के गवर्नर जनरल क्यों कहते हो? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाएगा और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिमिटेड पावर के तहत उसके अधीन होगी। अब यहां पर एक नया एक्ट लेके आए। भारत की ज्यादातर बड़ी शक्तियां अब अंग्रेजों से हार चुकी थी। मुगल बादशाह उनका पेंशनर था, मराठों का पेशवा उनका पेंशनर था, पूना से हटा के उसको उन्होंने बिठूरी भेज दिया था। कोई बड़ी पावर अंग्रेजों के सामने थी नहीं। राजस्थान की तमाम रियासतों के साथ वो संधियां कर चुके थे, मध्य भारत उत्तर प्रदेश भी उनके कब्जे में आ चुका था। तो उनको लगा कि अब क्या तरीका है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल वाला गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो यहां पर अंग्रेज हर 20 साल में कंपनी के लिए एक्ट लेके आया करते थे। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, स्नेह ने उसने यहां पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। वो यहां पर पावर में आ गई थी और वो यहां की पॉलिटिकल पावर बन गई थी। तो अब वो है कंपनी दो काम किया करती थी। एक तरीके से कंपनी ट्रेड भी करती है और कंपनी आपके राज भी करती है। दोनों काम कंपनी यहां पर किया करती थी। हर 20 साल में कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेशन जारी किया करती थी। 1773 में किए, फिर 1793 में किए, फिर 1813 में किए। अब 1833 आ रहा था, वापस एक एक्ट ला रहे थे। पार्लियामेंट कंपनी के लिए जो भी एक्ट लाया करती थी उनका एक नाम होता था, उनको बोलते थे चार्टर एक्ट बोला करते थे। तो 1833। हाँ जी, तो लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वहां से मैं रिवीजन करवा देता हूं। आज पुराने वाले का तो मैंने 2-3 बार करवा दिया। अब तो 1833 के चार्टर एक्ट से अपने शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट आया 1833 में, 1833 में, और कहा गया कि आज के बाद कंपनी बिजनेस नहीं करेगी। कंपनी पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। पहले कंपनी दोनों काम करती थी, बिजनेस भी करती थी और राज भी करती थी। अब का केवल राज कर, व्यापार वाणिज्यों काम है छोड़ दो। फिर कहा अब जब कंपनी पूरा राज ही करेगी तो क्या है भाई, ये बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। आज के बाद इसको बोलेंगे भारत का गवर्नर जनरल। और वो पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। का मद्रास और बॉम्बे वालों, अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, सारी बातें तुम्हें भारत के गवर्नर जनरल की माननी पड़ेगी। का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले एक गवर्नर जनरल और 3 मेंबर हुआ करते थे। अब एक मेंबर और जोड़ा गया, लीगल मेंबर, विधि सदस्य, पर उसको वोटिंग राइट नहीं। वो बंदा था लॉर्ड मैकाले। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 87, रेगुलेशन 87, दास प्रथा को भारत से समाप्त करेंगे। ये मुख्य मुख्य बातें थी। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कह दो या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह दो, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि व्हिग दल का मेंबर था, उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास रखता था, यूटिलिटेरियन थ्योरी को मानता था। 1829 में धारा 17 या रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था। ऐसा राजा राम मोहन राय के आंदोलन के बाद किया गया था। 1829 में बंगाल में बैन की गई, 1830 में मद्रास और बॉम्बे में भी इस व्यवस्था को बैन कर दिया गया। इसी प्रकार उसने ह्यूमन सैक्रिफाइस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन सब प्रथाओं को भी बंद किया था। ठगी प्रथा को बंद करने के लिए कर्नल सलीमैन को भेजा गया था। अफीम के व्यापार का रेगुलेशन किया और इसके लिए केवल बॉम्बे पोर्ट जो था उसको ऑथराइज किया। कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया 1835 के अंदर। मैकाले लीगल मेंबर था तो उसकी चेयरमैनशिप के अंदर एक लॉ कमीशन बना जिसका काम लॉ का कंपाइलेशन करना था या कोडिफिकेशन करना था लॉ का। उसने 1831 में मैसूर का मर्जर किया, 34 में कुर्ग और कच्छार नाम की रियासतों का भी मर्जर कर लिया था। फिर हमने पढ़ा कि उसी के टाइम में एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट सामने आया था। सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1823 में एक जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनी थी, लोक शिक्षा सामान्य समिति बनी थी, उसमें 10 मेंबर थे। उन 10 में अंग्रेजी और प्राच्य भाषाओं को, एंग्लो और ओरिएंटल लैंग्वेज को लेकर डिस्प्यूट था। बेंटिक ने मैकाले को इस कमेटी का हेड बनाया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना मैकाले मिनट दिया। उसने कहा एलिट क्लास इंडियन को इंग्लिश मीडियम में यूरोपियन नॉलेज दिया जाएगा, वहां से इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से यह ज्ञान कॉमन पब्लिक तक आ जाएगा।
हम इसको मैकाले की ट्रिकल डाउन थ्योरी या मैकाले का छनन सिद्धांत या मैकाले का टपकन सिद्धांत या मैकाले का निस्यंदन या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। 7 मार्च को गवर्नमेंट इसको स्वीकार कर लेती है। फाइनली लॉर्ड ऑकलैंड उसको एक गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में लागू करता है। हम पढ़ते हैं कि साहब अंग्रेज ऐसा क्यों चाहते थे, तो हम कहते हैं कि उनको चीप लेबर चाहिए थी, वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, अपना सामान ज्यादा बेचना चाहते थे, एक सपोर्टर क्लास बनाना चाहते थे ताकि प्रशासनिक सुधार आसानी से लागू किए जा सके। हम कहते हैं ओरिएंटल लैंग्वेज के समर्थक कौन कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप और थॉमस प्रिंसेप और विल्सन। इधर कौन कौन थे, तो ट्रेवेलियन, एल्फिंस्टन, मुनरो, बेंटिक, मैकाले और राजा राम मोहन राय। 1835 में भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश बना दी गई। कहा गया कोर्ट्स में भी फारसी के स्थान पर वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज में ली जा सकती है। फिर वो प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था, वो प्रेस को सेफ्टी वॉल्व मानता था, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उसको इस्तीफा देना पड़ा और कालांतर में चार्ल्स मेट को अपने प्रेस से प्रतिबंध हटाए, इसलिए हम उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे थे ऑकलैंड के टाइम में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जब 1839 से 42 के बीच में अफगानिस्तान पर हमला किया गया शाह शुजा को राजा बनाने के लिए, क्योंकि रणजीत सिंह जो था वो रसिया से दोस्ती कर रहा था, दोस्त मोहम्मद जो था अफगानिस्तान का, वो रसिया से दोस्ती कर रहा था। एक त्रिपक्षीय संधि की गई जिसमें रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज शामिल थे। ऑकलैंड के टाइम में आपके जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया गया था दिल्ली से कलकत्ता के बीच में। फिर हमने पढ़ा था एलनब्रो के टाइम में अफगानिस्तान से वापस लौटते हुए चार्ल्स नेपियर सिंध का विलय कर लेता है और 1843 के अंदर ही दास प्रथा को पूर्णतः बैन कर दिया गया था धारा 5 के तहत। लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुआ था। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आगे एक बेहतरीन गवर्नर जनरल पढ़ते हैं हम, लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बचपन से ही हम गालियां निकालते आए डलहौजी को। उस डलहौजी के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम देख लेना थोड़ा, 48 से 56, मतलब आग इसके जाने के बाद लगी है। 57 वाली क्रांति इसके जाने के बाद हुई थी, डलहौजी के जाने के बाद हुई थी। 57 वाली क्रांति से ठीक पहले चला गया था। 36 वर्ष की उम्र में इंडिया आया था, पैसे वाला बंदा था वहां का, पर निरंकुश टाइप का आदमी और था थोड़ा। पढ़ते हैं हमने इसने क्या किया क्या नहीं किया। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक यदि इसे किसे कहा जाता है तो डलहौजी कहा जाता है। दोनों तीनों तरीके से। आज जो आप भारत का मानचित्र देखते हो, मैप जो देखते हो, ये बड़ी तौर पर डलहौजी की देन है। डलहौजी से पहले खूब सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया में नहीं आती। एक दिन मैंने पहले ही बताया था कि डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरलों के बारे में कहा जाता था कि वे अंतिम समय तक किसी भी रियासत के विलय को टालते रहते थे। डलहौजी इसके ठीक उल्टा था और डलहौजी किसी भी रियासत के विलय के लिए बहाने ढूंढता था, इसलिए खूब सारी रियासतों का विलय कर लिया, इसलिए ज्यादातर रियासतें ब्रिटिश इंडिया में आ गई। तो आज जो मैप देखते हो वो इसी की वजह से। फिर कोई चीज आधुनिक कब होती है, जब इसमें मॉडर्न चीजें आए। तो इसी के टाइम में रेल आई थी, इसी के टाइम में तार आया था, इसी के टाइम में टेलीफोन आया था, इसी के टाइम में आई थी। इसलिए भी ये माना जाता है कि साहब उसी की वजह से और भारत आधुनिक हुआ है। तो आप भी याद रखना भाई, कौन से गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अब मैंने जो बताया भाई, हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि क्रांति क्यों हुई थी। उसके राजनीतिक कारण यह थे कि वेलाजिली ने साइक संधि द्वारा रियासतों को आश्रित बनाया था, डलहौजी हड़प नीति द्वारा उनका विलय कर लेता है, इसलिए राजा महाराजा गुस्से के अंदर थे। मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास और पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर देने की वजह से मुस्लिम और हिंदू समुदाय में रोष था। अनुपस्थित प्रभु सत्ता ने इस रोष को और अधिक बढ़ा दिया था। अनुपस्थित प्रभु सत्ता मतलब कहीं दूर बैठ के शासन करना। प्रशासनिक कारण यह था कि सामंत और अभिजात वर्ग जो ट्रेडिशनल थे, उनके जो जितने भी विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए गए थे। जो एकमुश्त बंदोबस्त था उसके अंदर जो जमींदारियां थी वो छीन ली गई थी। भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी नहीं थी और भारतीयों का इस नई व्यवस्था में शोषण होने लग गया था। आर्थिक कारण थे कि भू राजस्व बहुत ज्यादा था, किसान परेशान थे, खाद्यान्न नहीं उगाते, नकदी फसलें ज्यादा थी, इसलिए अकाल के टाइम में स्थितियां बहुत खराब हो जाया करती थी। कच्चे माल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और इसलिए फैक्ट्रीज हमारी बंद होने लग गई थी। फिर हम पढ़ रहे थे कि जो व्यापारिक नीति थी वो प्रतिकूल थी, क्योंकि आप आयात पे तो कर बढ़ा देते हैं और निर्यात पे जो है वो कर आयात पे तो कर खत्म कर देते हैं, निर्यात पे कर बढ़ा दिया करते थे। इसलिए मजदूर, किसान और व्यापारी सब विरोध के अंदर आ गए थे।
सामाजिक कारण ये थे कि नस्लीय भेदभाव था, सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा था, और जो 1850 में एक्ट लेके आ गए थे, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, और जिसमें कह दिया गया कि साहब यदि पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा यदि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो भी। और भारतीय जनता को लगता था कि नहीं यार, ये हमारे साथ में अन्याय है, साफ साफ ईसाई बनाने का प्रयास है। और फिर जो ईसाई मिशनरीज थे वो भी हिंदू और इस्लाम धर्म की मजाकें उड़ाया करते थे। सैनिक कारण ये थे कि पद और वेतन के मामले में भेदभाव हो रहा था। जो आपके ये था डाक अधिनियम था, सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा बंद कर देता है। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, वो कहीं भी आपको जाने के लिए कहता है, जबकि भारतीय समुद्री यात्रा करना नहीं चाहते थे। अन्य कारण ये थे कि क्रीमिया के युद्ध की वजह से, अफगानों के युद्ध के साथ, पंजाब वाले युद्ध में, संथालों के विद्रोह में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। जनता कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अफवाहें थी कि 100 साल बाद तो अंग्रेजों का राज खत्म होने वाला ही है, बस थोड़ा सा जोर लगाने की आवश्यकता है। और तात्कालिक कारण यह था कि ब्राउन बेस की जगह पे एनफील्ड लेके आ गए थे और उसमें चर्बी वाले कारतूसों की जरूरत पड़ रही थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक जो मंगल पांडे है, वो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत करता है बैरकपुर छावनी के अंदर, और उसने आपके लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मार दी थी। वो हियरसे को भी गोली मारता है, पर हियरसे बच गया था, जो कि वहां के कमांडिंग ऑफिसर था। 24 अप्रैल को बैरकपुर मेरठ छावनी के अंदर 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। 9 मई को इनमें से 85 सैनिकों को सजा दी गई। 10 मई को यहाँ पे 20th नेटिव इन्फेंट्री और 3rd LC विद्रोह कर देती है। ये 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर यहाँ पे क्रांति के नेता थे और बख्त खान को यहाँ पर सेनापति बनाया गया था, जो कि बाद में बरेली से पहुंचे थे। निकलसन और हडसन क्रांति दबाने के लिए आते हैं। निकलसन यहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है। हडसन बाद में मुगल बादशाह के परिवार को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करता है। मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को गोली मार दी गई थी और मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 4 जून को लखनऊ के अंदर क्रांति हो जाती है, जब बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की रानी थी, अपने बेटे बिरजिस कादिर को यहाँ का नवाब घोषित कर देती है। हेनरी लॉरेंस इस घेरे के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। बाद में कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर कब्जा करता है। बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ चली जाती है, इसे महकपरी के नाम से भी जानते हैं। 5 जून को पेशवा नाना साहब तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर के अंदर क्रांति कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कॉलिन कैंपबेल क्रांति को दबा देता है। नाना साहब जो है वो भी नेपाल की तरफ चले गए थे। तात्या टोपे बाद में झांसी की रानी को ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर झांसी में क्रांति कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने बेटे दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी, पर वो दत्तक पुत्र था, डलहौजी उसका विलय कर लेता है, क्योंकि झांसी तीसरे प्रकार की रियासत थी। झांसी की रानी ग्वालियर पे कब्जा करती है। सिंधिया अंग्रेजों का वफादार बना रहता है। ह्यूरोज क्रांति दबाता है। ह्यूरोज कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब डंका सा क्रांति करते हैं, जिनको उस समय लोग मैजिकल पावर वाला मानते थे, इसलिए 22 नेटिव इन्फेंट्री उनको अपना नेता मान लेती है। चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराते हैं। रनर्ड बाद में यहाँ पर विद्रोह को दबाता है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया था उन पर। जगदीशपुर के अंदर एक बूढ़े जमींदार कुंवर सिंह क्रांति कर देते हैं, जहां पर विलियम टेलर क्रांति को दबाता है। बरेली के अंदर खान बहादुर खान और बख्त खान क्रांति करते हैं और यहाँ पर विंसेटायर क्रांति को दबाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली क्रांति करते हैं और कर्नल नील यहाँ पर क्रांति को दबाता है। फतेहाबाद में अजीमुल्ला ने क्रांति की। बड़ौत में साहूमल जाट जमींदारों के साथ क्रांति कर देते हैं। सेंगभूम या छोटा नागपुर के अंदर गोनू जो था वो कोल आदिवासियों के साथ क्रांति कर देता है। और मंदसौर में फिरोजा जो शहजादा फिरोज था वो क्रांति करता है, जो अपने निम्बा हेडा वालों से भी सहायता प्राप्त करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि क्रांति के परिणाम क्या निकले। तो क्रांति ने कंपनी का रूल खत्म कर दिया, क्राउन का रूल आ गया था। क्राउन के अधीन भारत सचिव बनाया जाने लगा। 15 सदस्यों की भारत परिषद थी, जो इंडिया हाउस कहलाती थी। खर्चे भारत सरकार दिया करती थी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। हालांकि चेंज केवल ऊपरी थे, शोषण वैसे बदस्तूर जारी रहा। मुगल शासन हालांकि नाम मात्र का और मुखौटे वाला था, लेकिन उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। हड़प नीति को त्याग दिया गया और कहा गया कि अब साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। और राजा महाराजाओं को आश्वासन दिया गया, एश्योर किया गया कि आपकी संधि अब डायरेक्टली क्राउन के साथ में। उल्टा उसके बाद में राजा महाराजाओं को सम्मानित वगैरह करने की नीतियां अपनाई गई थी, उनको अपने साथ और जोड़ने की नीतियां अपनाई गई उसके बाद में। इसके अलावा जो आपके सैनिक सुधार किए गए पील कमीशन के द्वारा, और कहा गया कि विभाजन और प्रतितुलन की नीति अपनाई जाए। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 किया गया। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1:3 किया गया। जाति के आधार पर रेजिमेंट्स वगैरह बनाई गई। सामरिक महत्व के सारे स्थानों पर यूरोपियंस का कब्जा होना चाहिए। यूरोपियन सिखों गोरखों की संख्या सेना में बढ़ाई गई, जो कि क्रांति के दौरान अंग्रेजों के वफादार रहे थे। क्योंकि साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी गई, तब पूरा ध्यान अब आर्थिक तरफ लगाया गया, इसलिए भारतीयों का व्यापारिक शोषण और बढ़ गया था। कहा गया कि शासक और शासितों के बीच में दूरी की वजह से भारतीयों ने क्रांति की है, इसलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंदर एक बात आई और इसमें यह लिख दिया गया कि भारतीयों को भी शासन के अंदर भागीदारी दी जाएगी। हालांकि वो भागीदारी बहुत नगण्य थी और वो भी कुलीन भारतीयों को दी जाती थी। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि तुम सब मेरी संतान के समान हो, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 1861 के अंदर सिविल सर्विस एक्ट लेके आए और भारतीय भी सिविल सेवा में शामिल होने लग गए थे। पर हम कहते हैं कि उस सेवा के सारे जो नियम थे वो भारतीयों के पक्ष में नहीं थे, अंग्रेजों के पक्ष के अंदर बनाए गए थे, जैसा कि हमने बीच के अंदर पढ़े थे।
इस विद्रोह के बाद में नस्लीय भेदभाव और बढ़ गया था, भारतीयों को बर्बर समझा जाने लगा था, श्वेत जाति का भार जैसे अनेक सिद्धांत बना लिए गए जिससे ये प्रूव किया जा सके अंग्रेजों का शासन भारत के लिए शक्तिशाली है या भारतीयों के लिए सही है। मुगल बादशाह के नेतृत्व में हम क्रांति करके पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। क्रांति जब फेल हुई तो हमारी समझ में आई कि हम पीछे लौट कर नहीं जाएंगे, अब हमारा टारगेट लोकतंत्र था। राजा महाराजा हमारी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब असफल रहे तो हमें पता चला कि अब ये चुके हुए कारतूस बन चुके हैं, इनके नेतृत्व में क्रांति नहीं करेंगे। अब वापस एक बार मध्यम वर्ग हमारी क्रांति कर रहा था, ऐसा मध्यम वर्ग जो अंग्रेजों की शिक्षा पढ़कर ही बड़ा हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि हमने अंग्रेजों के हाथोड़े से अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियां तोड़ दी थी। हम देखते हैं कि क्रांति के दौरान हमने हथियारों का सहारा लिया था, हिंसा के सहारे हम क्रांति कर रहे थे। जब क्रांति असफल हुई तो हमारा लक्ष्य जो था अहिंसा हो गया था। पूरा नेशनल मूवमेंट बाद में लगभग अहिंसा पर आधारित रहा था। क्रांति ने और कुछ किया नहीं किया, लेकिन क्रांति ने राष्ट्रवाद जगाने का भारत के अंदर काम किया था। क्रांति जब हुई थी तब इतनी काम की नहीं रही होगी, लेकिन होने के बाद में अक्सर जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया था, भारत के अंदर जब भी कोई विद्रोह होता, जब भी कोई आंदोलन होता तो क्रांति याद की जाती है। और ये महज संयोग नहीं है कि 57 की क्रांति के महज 90 साल के अंदर अंग्रेजों का शासन भारत से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इतना कुछ हम पढ़ चुके थे। अब आज दिन तक की जो हमारी सिस्टम था वो इतना कुछ था। इसमें बीच में एक चीज आई थी, मैं वो मेंशन करवाना चाहूंगा, आप अलग से उसको लिख लेना। वो परिणाम नहीं है, परिणाम की बातें मैंने सारी बता दी। बीच में एक मैं चीज बोल रहा था आपको कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, एक मैंने बीच में कई टर्म यूज में लिए। मैं चाहता हूं ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम आप यहीं लिख लो, हेडिंग डाल लो और इसको पूरे को बाद में बॉक्स में बंद कर देना। अभी बॉक्स मत बनाना, क्योंकि बॉक्स आपकी सीमा के। चलो तो मैं रिवीजन करा दूं एक बार, है ना। रिवीजन तो जरूरी है भाई, वो तो अपने कर ही लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कई होंगे तो वो भी नहीं जी में आती होगी, उनको लगता है टाइम वेस्ट करता है हमारा आके, पर फिर भी ज्यादातर जनता रिवीजन करना ही चाहती है तो आप कीजिए। कि 1857 की क्रांति कारण, तो राजनीतिक कारण, वेलजली की सहायक संधि से राजा आश्रित डलहौजी की हड़प नीति द्वारा विलय तो राजाओं को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आया। मुगल बादशाह की उपाधि छीनना, पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद करने से मुसलमान हिंदू दोनों नाराज, अनुपस्थित प्रभु सत्ता की वजह से भारतीयों का आक्रोश बढ़ा हुआ, प्रशासनिक अभिजात और सामंत वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, एकमुश्त बंदोबस्त द्वारा अवध में जो लागू किया गया जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी आपके। उसके बाद में भारतीयों का प्रशासन में जो भागीदारी थी वो एकदम नगण्य कर दी गई थी, और ये जो भी नई व्यवस्थाएं थी इसमें भारतीयों का शोषण हो रहा था। आर्थिक भू राजस्व ज्यादा थे, खाद्यान्न की कमी हो गई क्योंकि नकदी फसलें हुआ करती थी, इसलिए अकाल के टाइम में स्थितियां बहुत मिजरेबल हो जाया करती थी। व्यापारियों पर पहले उद्योगों पर, कच्चे माल पर अंग्रेजों का कब्जा, तो फैक्ट्रियां बंद तो मजदूर बेरोजगार। व्यापारियों के जो वो यहाँ से सामान बेचते हैं उस पर टैक्स बहुत ज्यादा, इंग्लैंड से जो सामान आता है वो ड्यूटी फ्री, तो वो बेचारे फेल हो गए सारे के सारे। सामाजिक नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं, आपके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। जो ईसाई मिशनरीज है वो आपके हिंदू और इस्लाम धर्म पे मजाके बनाते हैं। 1850 का जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम है वो कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, फिर भी हम तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं करेंगे। सैनिक 1854 वाले डाकघर अधिनियम से परेशान कि उनकी निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। 56 वाला जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट कहता है कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब समुद्र पार भेजोगे, वहां हम जाना नहीं चाहते। पदों और वेतन को लेकर भेदभाव किया जाता था। और अन्य कारण, क्रीमिया वाला युद्ध, अफगान वाला युद्ध, पंजाब वाला युद्ध और संथाल विद्रोह में अंग्रेजों को कई जगह पे डिफीट का सामना करना पड़ा, इसलिए जनता कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। और ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लेके आए थे, उन राइफल के अंदर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ करता था। चर्बी वाले कारतूसों की वजह से भी सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक मंगल पांडे है जो चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बैरकपुर छावनी में विद्रोह करता है। अपने लेफ्टिनेंट गफ और बाग और जो सार्जेंट मेजर ह्यूजन है उनको गोली मार देता है। और हियरसे को भी उसने गोली मारी थी, वो बच गया था। हियरसे यहाँ का वो कमांडिंग ऑफिसर था। फिर आपके मेरठ छावनी में 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। 85 को 9 मई को सजा सुनाई गई और 10 मई को इन लोगों ने 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 3rd एलसी ने क्रांति कर दी। हैवी टियांग का कमांडिंग ऑफिसर था। 11 मई को दिल्ली गए। 12 मई को बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता बना लिया। वहाँ बहादुर शाह जफर के अलावा बख्त खान जो बरेली वाला था इसको सेनापति बनाया गया था। हालांकि इससे पहले जो मिर्जा मुगल या सेना बादशाह का बेटा जो मिर्जा जहीरुद्दीन था वो सेनापति था, लेकिन बाद में सेनापति बख्त खान ही बन गया था। हालांकि नाम तो फिर भी उस जहीरुद्दीन का ही चलता था। निकलसन और हडसन यहाँ पे क्रांति को विफल करते हैं। जो निकलसन था वो लड़ता हुआ मारा गया था। हडसन ने बाद में मुगल बादशाह के परिवार को गिरफ्तार किया और मुगल बादशाह के परिवार को गिरफ्तार करके मिर्जा मुगल को, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को, मिर्जा अबू बकर को तो गोलियां मार दी थी और मुगल बादशाह खुद को रंगून भेज दिया था। 1862 में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। 4 जून को लखनऊ वालों ने क्रांति कर दी जब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर को यहाँ का नवाब घोषित कर देती है। और हेनरी लॉरेंस यहाँ पर विद्रोह को दबाते हुए मारा जाता है और कॉलिन कैंपबेल विद्रोह को दबाता है। बाद में अवध के अंदर जन विद्रोह फूट जाता है इस वजह से। और
बेगम हजरत महल महकपरी कहलाती है, नेपाल चली गई थी। अवध में जन विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अवध में वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटाया गया, इसलिए लोगों की सिंपैथी नवाब के परिवार के साथ थी। एक मुश्त बंदोबस्त से जमींदारों की जमीनें छीन ली गई, जमींदार खिलाफ थे। बंगाल की सेना में अधिकतर सैनिक अवध के हुआ करते थे। बंगाल की आर्मी को अवध की पौधशाला ही कहा जाता था, बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को बोलते थे। उन सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के कारण विरोध था, और किसान जो थे उन पे टैक्स बढ़ा दिए गए थे, इसलिए से वो लोग नाराज हो रखे थे एकदम। इन सब कारणों से अवध में जन विद्रोह फूटा था। 5 जून को कानपुर वालों ने कर दी, जब नाना साहब या दुंदू पंत और रामचंद्र पांडुरंग, या जिनको हम कहते हैं तैंते टोपे, और इन लोगों ने यहाँ पे क्रांति की। और यहाँ पर भी आपके कॉलिन कैंपबेल क्रांति को दबाता है। नाना साहब नेपाल की तरफ चले गए, तैंते टोपे झांसी की रानी को ज्वाइन करता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका एक और नाम मणिकर्णिका हम पढ़ते हैं। और गंगाधर राव उनके पति थे, उनकी डेथ हो गई। दामोदर राव को वो राजा बनाना चाहती थी, डलहौजी ने विलय कर लिया था। इवन झांसी का जो लक्ष्मी मंदिर है उसकी तो जमीन खा गए थे अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों के अंदर झांसी के लोगों में गुस्सा था। झांसी की रानी यहाँ पर झांसी में कब्जा करती है, अंग्रेज छुड़वा लेते हैं, वो कालपी जाती है, कालपी से ग्वालियर जाती है। ग्वालियर का सिंधिया अंग्रेजों के पास में चला गया, तो झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ाई करती है, वहां पर मारी जाती है। ह्यूरोज कहता है भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला शाह डंका शाह करते हैं, जो वास्तव में तमिलनाडु के मौलवी थे। तो 22वीं यूनाइटेड इन्फेंट्री ने उनको अपना नेता मान लिया था, और चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हराया था। अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। रेनल्ड फैजाबाद में क्रांति को दबाता है। बरेली के अंदर खान बहादुर खान और बख्त खान करते हैं। बख्त खान ही बाद में दिल्ली जाता है आपका, यहाँ पर विंसेंट आयर दबाता है। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली करते हैं, कर्नल नील ने दबा दिया था। फतेहाबाद में अजीमुल्ला ने कर दी थी। बड़ौत में साहूमल जाट किसानों को लेकर करते हैं। सिंह भूम में गोनू कोल आदिवासियों को लेकर करता है। और अपने इधर मंदसौर के अंदर शहजादे फिरोज ने कर दी थी, जिसको भी बाद में रंगून डिपोर्ट किया गया था। ये कुछ हमने पढ़ा था कि भाई ऐसा कुछ हुआ था। फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ रहे थे कि क्रांति के परिणाम क्या हुए। तो क्रांति का परिणाम ये हुआ कि कंपनी का शासन खत्म, क्राउन का शासन आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भंग, भारत सचिव बनाया, उसके अधीन 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई। इंडिया हाउस इनका मुख्यालय था, खर्चे भारत सरकार देगी। गवर्नर जनरल का नाम वॉइसरॉय कर दिया गया, वॉइसरॉय का मतलब क्राउन का प्रतिनिधि था। ये सब 1858 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया। मुगल शासन जैसा भी था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। सैनिक सुधारों के लिए पील कमीशन बनाया गया। विभाजन और प्रतितोलन की नीति अपनाई गई। जातिगत रेजिमेंट बनाई जाने लगी। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 और बाकी प्रेसिडेंसी में 1:3 कर दिया गया था। और सामरिक महत्व के सारे स्थानों पर अंग्रेजों का कब्जा किया जाएगा। यूरोपियन सिख और गोरखा सैनिकों की संख्या सेना के अंदर बढ़ाई गई थी। डलहौजी की हड़प नीति को त्याग दिया गया था। अब राजा महाराजाओं को सम्मानित वगैरह किया जाने लगा, क्योंकि इन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था। डलहौजी की हड़प नीति त्याग दी तो साम्राज्य विस्तार खत्म कर दिया, तो अब व्यापारिक पर पूरा ध्यान लगाया गया, तो जनता का आर्थिक शोषण और ज्यादा बढ़ गया था। शासक और शासितों के बीच में दूरी है, इस दूरी को खत्म करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहता है कि भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी, पर हम कहते हैं वो भागीदारी नगण्य थी और वो भी कुलीन भारतीयों को दी जाती थी। महारानी विक्टोरिया ने कहा तुम सब मेरे टाबर हो, तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 1861 में सिविल सेवा अधिनियम ले आए। भारतीय भी सिविल सेवा के अंदर जाने लग गए, और उसके जो सारे नियम थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। नस्लीय भेदभाव उसके बाद और बढ़ गया था। श्वेत जाति का भार जैसे नए नए सिद्धांत अंग्रेजों ने बनाने शुरू कर दिए थे। क्रांति के दौरान हमने पुरातन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, फेल हुए, तो बाद में लोकतंत्र की तरफ देखा। क्रांति के दौरान नेता हमारे राजा महाराजा थे, फेल हुए, तो मध्यम वर्ग आया बाद में। क्रांति के दौरान हमने हिंसा की, फेल हुए, तो बाद में अहिंसा का रास्ता चुन लिया, अहिंसा का रास्ता चुन लिया था। और जैसा कि हमने कहा कि भाई हमने क्रांति के लिए कहा कि क्रांति जो है वो उस टाइम भले उसने फायदा नहीं दिया हो, लेकिन बाद में और क्रांति के खत्म होने के बाद में वो भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आई थी। ये हमने उसके अंदर पढ़ लिया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में कल आपको वापस पढ़ा रहा था, तो मैंने उसके अंदर आपको चीजें बताई थी भारत परिषद अधिनियम में। वो चीजें ये थी कि जो आपका एक सदस्य है कार्यकारी परिषद में वो और बढ़ा दिया गया था। अतिरिक्त सदस्य न्यूनतम से अधिकतम 12 कर दिए गए थे। ये ज्यादातर कुलीन भारतीय हुआ करते थे। और कहा गया कि आपका विभागीय प्रणाली शुरू कर दी जानी चाहिए, अलग अलग विभाग बनाए जाएं, और मद्रास और बॉम्बे वालों को वापस अधिकार दिए जाने चाहिए कानून बनाने के, और गवर्नर जनरल को विटो दे दिया जाना चाहिए। फिर हम स्वरूप पढ़ रहे थे, और स्वरूप के अंदर हम बात कर रहे थे कि जॉन लॉरेंस और सीले कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह है, क्योंकि सेवा संबंधी शर्तों और चर्बी वाले कारतूसों कारण सैनिकों ने विद्रोह किया। हमने कहा झूठ बोलते हो तुम, असैनिक तत्व भी शामिल थे, साधारण लोगों को फांसी दी गई थी तुम्हारे द्वारा, और हमारे खूब सारे सैनिक तो तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे। ऐसा तुम इसलिए कहते हो कि तुम्हारे सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। फिर हमने पढ़ा कि जो टी.आर. होम्स था उसने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है, पर हम कहते हैं कि हमने जितनी बर्बरता नहीं दिखाई उससे ज्यादा तुमने दिखा दी थी। रीजगता ईसाइयों और धर्मांधों के बीच का संघर्ष है। आउटरम और टेलर कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, और हम कहते हैं ये तुम्हारी छोटी मानसिकता है। बेंजामिन डिजरेली जो उनका बाद में प्रधानमंत्री बना था उसने कहा एक नेशनल अपराइजिंग है।
और अपने मजूमदार सर थे, उन्होंने कहा ना पहला है, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि इससे पहले भी कई हो गए थे, राष्ट्रवाद की भावनाएं तो आई नहीं थी, पंजाब सिक्किम मद्रास में तो हुआ ही नहीं था ये विद्रोह, और सब लोग अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लड़ रहे थे। एस एन सेन रिप्लाई करते हैं सरकार का इतिहास लिखते थे, और वो कहते हैं कि दुनिया की किसी भी क्रांति के अंदर, किसी भी आंदोलन में वहां का पूरा देश शामिल नहीं होता है, समाज का एक बड़ा तबका, बड़ा वर्ग, बड़ा ग्रुप शामिल होता है। ऐसा 57 की क्रांति में भी हुआ था, इसलिए इसको सफल माना जाना चाहिए। और फिर सारे लोग, भले राष्ट्रवाद नहीं आया था, पर सारे के सारे लोग दिल्ली गए थे, बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था इन लोगों ने, और साधारण लोगों को फांसियां दी गई थी, असैनिक तत्व शामिल हो गए थे। इन सबसे ये तो पता चलता है कि कम से कम भारतीयों का एकमात्र जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों से छुटकारा पाना था, अंग्रेजी शासन को भारत में समाप्त करना तो था। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ये एक सैनिक रूप में शुरू हुआ था, सैनिक रूप, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गया था। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सैनिक विद्रोह से थोड़ा अधिक था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा सा कम था। इतनी बातें लिखी थी। एक लाइन और लिखवानी थी हालांकि आपको, पर वो लाइन आपने लिखवाने नहीं दी कल। चलिए इसके एक लाइन और लिखवाने, जो मैं बताता हूँ क्या लिखे हम, है ना। एक अपने भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी वे सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर, और सावरकर ने इसको बाद में अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने कहा था, तो हम भी इस बात को मानते हैं कि नहीं भाई, निश्चित रूप से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। तो एक लाइन इसी में नीचे। हाँ जी बच्चों, हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। मैं धर्म सुधार आंदोलन का आपको रिवीजन कराऊं तो हमने उसके कारण पढ़े थे। कारण ये थे उसके कि यूरोपीय समाज में संपर्क में आने के बाद में हमने उनका आडंबर रहित धर्म, उनका प्रगतिशील सोच और उनका समानता आधारित समाज देखा और वैसा बनाने के बारे में सोचने लगे। अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हमने उनकी क्रांतियां, आविष्कार और उनकी खोजों के बारे में पता चला। इससे हमारी बुद्धि विकसित हुई। हमने हमारी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का जब अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, उन्हें पढ़ने में सक्षम हो पाए। हमें हमारे प्राचीन स्वर्ण काल के बारे में पता चला। ईसाई मिशनरी हमारे धर्म की मजाकें उड़ाया करते थे, इसलिए कुरीतियां दूर करने के प्रयास किए। अंग्रेजों ने कई कानून बनाए, इसे समाज सुधारकों को बल मिला कि और किया जाना चाहिए। दिल मंगे मोर टाइप वाली फीलिंग लेके आए वो लोग। यातायात और संचार के साधनों ने भारत को नजदीक ला दिया था। सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई थी, सामाजिक संकीर्णता जो थी वो कम हो गई थी। समाचार पत्रों और पुस्तकों ने लगातार सामाजिक कुरीतियों पर आघात किया। इस वजह से लोगों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। मध्यम वर्ग आ गया था भारत के अंदर एक अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप, और मध्यम वर्ग हमेशा बदलावों का साक्षी होता है। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहरें पनप रही थी, उन लहरों का भारत पर भी असर पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। हमारे समाज सुधारक स्व प्रेरणा से आगे आए थे और भारतीय समाज में सुधार करने के अंदर लग गए थे वो लोग। और तो क्या कारण पड़े थे हमने, ये भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया अंग्रेजों ने और प्राचीन काल को स्वर्ण काल के रूप में डिस्क्राइब किया। इसलिए हमें लगा कि यार क्यों ना उस स्वर को धरती पर उतार कर लाया जाए। हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक है, आधुनिक भारत के पिता है, अतीत व भविष्य के बीच के सेतु है, पूर्व और पश्चिम के बीच का संश्लेषण करते हैं। आत्मीय सभा 1815 में, 1817 में हिंदू कॉलेज है, डेविड हेयर डच गणितशास्त्र था और अलेक्जेंडर डफ स्कॉटिश धर्म प्रचारक था। इनके सहयोग से 1825 में वेदांत कॉलेज, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज और कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी से वो लोग जुड़े हुए थे। उनके जो सहयोगी थे वो ताराचंद चक्रवर्ती प्रथम मंत्री ब्रह्म समाज के बनाए गए थे, द्वारिकानाथ टैगोर थे, प्रसन्न कुमार टैगोर थे और चंद्रशेखर देव जो थे वो उनके प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय ने तुहा फुतुल मोहाउद्दीन या उसी का नाम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या उसी का नाम एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी। उन्होंने आपके प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस लिखी, हिंदू उत्तराधिकार के नियम लिखी। उन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार चलाया, बांग्ला के अंदर संवाद कौमुदी और प्रज्ञाचंद्र निकाला गया, हिंदी में बंगदूत निकाला गया, इंग्लिश में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली गई थी। मूर्ति पूजा को बाद में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह का, कन्यावध का, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया। और समर्थन किसका किया, तो समर्थन उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, उन्होंने जो आपके है विधवा विवाह का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, वो आपके स्थायी बंदोबस्त के समर्थन के अंदर थे। और मूर्ति पूजा को लेकर सुब्रमण्यम शास्त्री के साथ और एकेश्वरवाद को लेकर ईसाई मिशनरियों के साथ वाद विवाद ही कर लिया था।
वो यूरोपीय मानववाद के समर्थक थे, अंतरराष्ट्रीयवाद के समर्थक थे, नेपल्स की क्रांति की विफलता पर कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, स्पेन की क्रांति की सफलता पर दावत दी थी उन्होंने। 1833 के अंदर ब्रिस्टल के अंदर उनका निधन हो गया था और उनकी कब्र पर विगराज चतुर्थ के नाटक हरखेली की पंक्तियां लिखी हुई है। उसके बाद 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसको आगे बढ़ाते हैं। 57 के अंदर केशव सुंदर सेन जुड़ते हैं। 65 में केशव सुंदर सेन को पहले आचार्य बनाया गया था, फिर उनको 65 में निकाल दिया गया था। ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर वाला आदि ब्रह्म समाज था और केशव सुंदर सेन वाला भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया केशव सुंदर सेन ने 1872 में। न्यूनतम आयु तय की गई जो 14 और 18 साल थी, लेकिन खुद ही अपनी नाबालिग पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। अतः उनके समर्थकों ने अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बना लिया था, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1839 में तत्व बोधिनी पत्रिका निकाली थी, जिसके संपादक अक्षय कुमार दत्त थे। केशव सुंदर सेन जो थे उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, मैत्री संघ या संगत सभा की स्थापना की थी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन बनाई थी, इंडियन मिरर नाम का अखबार निकाला था, जो किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला दैनिक अखबार हुआ करता था। उनके केशव सुंदर सेन के प्रयासों से 1864 में साउथ इंडिया में वैद्य समाज स्थापित किया गया। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ढरलू नायडू और विश्वनाथ मुदालियर द्वारा। और 67 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर के द्वारा। जो एमजी रानडे थे उनको हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। पश्चिमी भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अगरदूत कहा जाता है। गोखले के वो राजनीतिक गुरु थे। 67 में उन्होंने विधवा विवाह संघ बनाया था। 71 में पुनः सार्वजनिक सभा बनाई थी। 84 के अंदर वो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाते हैं, जो बाद में चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के अंदर परिवर्तित हो गई थी। आगरकर, गोखले, तिलक, तीनों इसके साथ जुड़े हुए थे। 87 के अंदर उन्होंने आपके इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। DK कर्वे और विष्णु शास्त्री पंडित उनके मुख्य सहयोगी हुआ करते थे। फिर हमने पढ़ा था आर्य समाज के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जिन्हें हम हिंदू लूथर के नाम से जानते हैं। 1824 में मोरवी, गुजरात की जगह जहां पर उनका जन्म हुआ था, वास्तविक नाम मूल शंकर था। उनके पहले गुरु पूर्णानंद जी ने उनका नाम दयानंद सरस्वती किया था और उनके गुरु विरजानंद जी ने उनको वेदों का ज्ञान दिया था। वो वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। ऋग्वेद को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते, वो एक अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करते थे, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थ यात्रा, पशु बलि, जितने भी चीजें कुरीतियां हो सकती है, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, कन्यावध, इनमें किसी में भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास किया किसमें? तो उन्होंने कहा यज्ञ किए जाने चाहिए। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे वो। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा होनी चाहिए, विधवा विवाह किए जाने चाहिए। और पाश्चात्य शिक्षा के बड़े विरोधी थे वो, कि पाश्चात्य शिक्षा नहीं होनी चाहिए, स्वराष्ट्र होना चाहिए, स्वभाषा होनी चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे। जाति व्यवस्था को नहीं मानते तो अंतरजातीय विवाह के अपने आप में समर्थक हो जाएंगे। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि वे हिंदू जो दूसरे धर्मों में चले गए उनको वापस हिंदू बनाया जाना चाहिए। पर उनके मरने के बाद में 83 में जब अजमेर में उनकी डेथ हो गई थी, आर्य समाज दो बातों को लेकर, एक तो शिक्षा वाला और एक शाकाहारी मांसाहारी को लेकर दो भागों में विभाजित होता है। इसमें शिक्षा बड़ा मुद्दा था, जिसमें लाला लाजपत राय और लाला हंसराज चाहते थे कि ठीक है, दयानंद सरस्वती पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, पर अब समय के साथ में हमें बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और उन्होंने DAV स्कूल और DAV कॉलेज खोले थे। वहीं उधर लेखराम और मुंशीराम जी, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नाम से लोकप्रिय हुए थे, 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं, जो पूरी तरीके से वैदिक शिक्षा को समर्पित संस्थान था। फिर हम पढ़ रहे थे कि वैलेंटाइन सिरोल जो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट के अंदर कहता है कि आर्य समाज भारत में शांति का जनक है और बाल गंगाधर तिलक भारत में शांति का जनक है। हम पढ़ रहे थे कि दयानंद सरस्वती ने 65 में करौली की यात्रा की थी, जो उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। राजा मदन पाल के बुलाने पर आए थे। 81 में वो भरतपुर आए थे। इसी समय उन्होंने अजमेर में आर्य समाज और जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। इसी समय श्यामल दास जी के बुलाने पर वो उदयपुर गए थे। 1883 में उदयपुर के अंदर उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में इसका मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था। उदयपुर में जब वो गुलाब बाग के नौलखा महल में रुके हुए थे, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, जो बाद में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से प्रकाशित की गई थी। हम पढ़ रहे थे कि जयपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड का उन पर विशेष अनुग्रह था। न केवल उनका बल्कि वहां के प्रधानमंत्री सर प्रताप और राव राजा तेज सिंह भी उनको बहुत ज्यादा मानते थे। और अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान द्वारा उनको कहते हैं कि जहर दे दिया गया था और अजमेर में बाद में उनकी दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। भरतपुर में जो आपके मास्टर आदित्य अंदर और जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, उनके बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। जयपुर के अंदर आपके श्यामलाल वर्मा और ठाकुर कल्याण सिंह उनके बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। मेवाड़ में विष्णु पंड्या उनके कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आर्य समाज बनाया था। अलवर में वासुदेव खंडेलवाल आर्य समाज की स्थापना करते हैं।
ठाकुर कल्याण सिंह और जो श्यामलाल वर्मा थे, उन्होंने 1922 के अंदर हिंदी राजभाषा आंदोलन चला दिया था। अजमेर में चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा दो भाई उनके समर्थक थे। चांदकरण शारदा जहां विधवा विवाह और दलित उद्धार जैसी पुस्तकें लिखते हैं। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पारित हुआ था। 14 और 18 साल की उम्र तय की गई थी उसके अंदर, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने और बातें पढ़ी थी कि विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद में वो स्वामी वी विदिशानंद कहलाए थे, पर खेतड़ी महाराजा अजित सिंह ने उनका नाम बदलकर विवेकानंद कर दिया था। शिकागो जाने के लिए उनको पैसे दिए थे। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय संस्कृति के बारे में वहां पर प्रचार प्रसार किया था। 96 में वहीं न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत समाज की स्थापना करते हैं और 97 के अंदर वो अपने वेल्लूर कलकत्ता के पास में एक जगह पड़ती है जहां पर रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया, जिसका एक और कार्यालय अपने अल्मोड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। मुझे जहां तक याद है कल हम यहां तक पढ़ चुके थे, यही पढ़ा था। चलिए